स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। अध्याय 81 भाषा रूपांतरण। रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत ने एक पूरी बियर की बाल्टी खत्म कर दी थी। मेज पर प्लेटों और व्यंजनों का एक अव्यवस्थित मिश्रण था, जिसके नीचे बांस की सीखों, मूंगफली के छिलकों, एडमामे की खालों के ढेर थे और ऊपर अभी भी कई मांस के सीखों के अवशेष बचे थे। दोनों थोड़े नशे में थे। वेटर आओ, इन्हें पैक करो। जयपुर ने वेटर को स्पष्ट आवाज में आदेश दिया, फिर रोहन मल्होत्रा की ओर मुड़ा और चिल्लाया, रोहन चलो चलो, घर जाकर पीना जारी रखें। देखो तुम भी घर तक पहुंच पाओगे? रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए डांटा। वह भी थोड़ा अस्पष्ट बोल रहा था, लेकिन मोटवानी से कहीं बेहतर। मेरा घर पास में है, तुम आज रात मेरे यहाँ रुक रहे हो? ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और पीना जारी रखते हैं। जितेंद्र मोटवानी को अभी भी पीने की बात भूल नहीं पा रही थी। इतने नशे में होने के कारण वेटर को भी डर था कि कहीं वे नशे में हंगामा न शुरू कर दें, इसलिए उन्होंने जल्दी से सीखों को डिब्बों में पैक किया और दोनों पुरुषों के लिए बिल लाया। रोहन मल्होत्रा ने अपना बैंक कार्ड निकाला, लेकिन जितेंद्र मोटवानी ने उसे छीन लिया और उसकी जेब में वापस ठूंस दिया। अरे, इस छोटी सी राशि के लिए तुम अभी भी अपना वेतन कार्ड निकाल रहे हो? मैं मालिक तुम्हारी मेहमाननवाजी कर रहा हूं। जयपुर ने कई हजार रुपये के नोट निकाले, अपनी तिरछी आंखों से उन्हें ठीक से गिन नहीं पाया और बस सभी को वेटर को सौंप दिया। बाकी रखने की जरूरत नहीं, बाकी टिप है। अब वेटर मुस्कुराते हुए कान से कान तक था और उत्साहपूर्वक आयों को दरवाजे तक ले गया। बाहर रात शानदार थी, शाम की हवा ठंडी थी। रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रत्येक ने एक टेकआउट बैग लिया, सड़क पर धातु की तरह चाल चलते हुए। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन यह निश्चित रूप से घर की दिशा में नहीं था। दोनों बातचीत करते और भटकते हुए काफी हद तक होश में आ गए। एक ऐसी सड़क पर पहुंचकर जो बहुत भीड़भाड़ वाली नहीं थी, जितेंद्र मोटवानी ने दूर से एक सार्वजनिक शौचालय देख आज जल्दी से अपना बैग रोहन मल्होत्रा के हाथों में ठूंस दिया और दौड़ पड़ा। मैं पहले जाता हूं, मुझे जल्दी है, मेरे वापस आने तक इंतजार करो और फिर तुम्हारी बारी। जितेंद्र मोटवानी ने दौड़ते हुए पुकारा, जैसे कि मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। रोहन मल्होत्रा को गुस्सा भी आया और हंसी भी। उसने देखा कि मोटवानी अपनी जल्दबाजी में ठोकर खाकर मुंह के बल गिर गया। रोहन मल्होत्रा डर से उछल पड़ा, पूछने के लिए चिल्लाने ही वाला था कि क्या वह ठीक है। तभी उसने देखा कि मोटा आदमी उसी जगह पर लुढ़क गया, उठ खड़ा हुआ और दौड़ना जारी रखा। उसकी हरकत पानी की तरह बहती हुई, अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली, बिना किसी रुकावट के थी। रोहन मल्होत्रा अवाक रह गया। 2 टेकआउट बैग ले जाते हुए रोहन मल्होत्रा एक स्ट्रीट लैंप के नीचे चला गया और वहां इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रोहन मल्होत्रा ने अचानक देखा कि कोई सामने की दिशा से सीधे उसकी ओर आ रहा था। उनके कदकाठी से वे लंबे और मजबूत थे। रोहन मल्होत्रा की भौहें सिकुड़ गईं और वह तुरंत सतर्क हो गया। ये जगह बहुत कम आबादी वाली थी, क्या ये डकैती हो सकती है? जैसे जैसे वह व्यक्ति नजदीक आया, रोहन मल्होत्रा को एहसास हुआ कि यह एक विदेशी था। हालांकि विदेशी मजबूत दिखता था, उसके चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं थी बल्कि चिंता थी, और रोहन को देखकर उसे राहत मिली प्रतीत हुई। इस शालीन विदेशी व्यक्ति के हाथों में कागज का एक बड़ा टुकड़ा था। जैसे जैसे वह नजदीक आया, रोहन मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से देखा कि विदेशी के हाथ में एक नक्शा था। रास्ता भटका हुआ विदेशी दिशा पूछ रहा है, रोहन मल्होत्रा ने अनुमान लगाया, और जैसे ही विदेशी उसके पास आया, विदेशी का चेहरा सिकुड़ गया। संभवतः रोहन मल्होत्रा से शराब की गंध महसूस करके थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी नक्शा उठाया, कुछ बड़बड़ाया, इशारा करते हुए वास्तव में दिशा पूछ रहा था। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था? रोहन मल्होत्रा हैरान रह गया। होस्ट की जरूरत का पता चला। दूसरी सहायक कार्यक्षमता सक्रिय भाषा अनुवाद विश्लेषण पूरा। दूसरी पार्टी द्वारा बोली गई भाषा फ्रेंच प्रोविंस बोली है। अनुवाद शुरू। रक्तकमल की आवाज गूंजी। लगभग उसी समय रोहन मल्होत्रा ने अपने कानों में प्रामाणिक हिंदी सुनी, अभी भी विदेशी के लहजे में। मैं इंद्रपुर होटल जाना चाहता हूं, वहां कैसे पहुंचूं? नक्शे में लिखा है कि यह पास में है, लेकिन मुझे यह मिल नहीं रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विदेशी ने दोहराया, फिर आह भरी और थोड़ा निराश होकर सिर हिलाया। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा लगता है कि आप मेरी भाषा नहीं समझते। इंद्रपुर होटल बस एक गली दूर है, बहुत पास है, रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार बोला। ये वास्तव में फ्रेंच की एक स्ट्रिंग थी। रोहन मल्होत्रा हैरान रह गया। विदेशी भी हैरान रह गया। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मेरे भगवान, आपकी फ्रेंच इतनी प्रामाणिक है। यह मेरे गृहनगर से है। विदेशी उतना ही उत्साहित था जितना कि किसी विदेशी धरती पर पुराने दोस्त से मिलने पर होता है।
रोहन मल्होत्रा ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर समझ गया। ऐसा लगता था कि एक बार जब वह भाषा अनुवाद सक्रिय करता तो वह दूसरी पार्टी की भाषा स्वतंत्र रूप से बोल सकता था। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, यह विदेशी भी बहुत भाग्यशाली था। रोहन मल्होत्रा ने एक दिशा की ओर इशारा किया है। व्ययपूर्वक विदेशी को बताया कि कैसे जाना है और दूसरा मुर्गी की तरह सिर हिलाता रहा। वह रोहन मल्होत्रा की उत्कृष्ट फ्रेंच की तारीफ करना बंद नहीं कर सका। विदेशी को रवाना करने के बाद रोहन मल्होत्रा को ये काफी मज़ेदार लगा। वह एक अदृश्य भाषा मास्टर बन गया था, ये देखते हुए कि भाषा डेटाबेस उसे 5000 भाषाएं इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। इस उपकरण के साथ ही वह अपने अगले आधे जीवन के लिए अनुवादक के रूप में करियर बदल सकता था और खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब वह इसके बारे में सोच रहा था तभी उसे पीछे से कुछ शोर सुनाई दिया। भान भान भान। रोहन मल्होत्रा मुड़ा और उसने एक आवारा कुत्ते को उसकी ओर भौंकते देखा। एक कुत्ता। रोहन मल्होत्रा ने सहज रूप से याद किया कि भाषा डेटाबेस में पशु भाषाओं का एक विकल्प था जिसमें कुत्तों की भाषा भी शामिल थी। क्या इसे भी अनुवाद किया जा सकता था? होस्ट की ज़रूरत का पता चला। भाषा अनुवाद शुरू। खोज पूरी विषय द्वारा उपयोग की गई भाषा कुत्तों की देसी कुत्ता शाखा है। अनुवाद सक्रिय। लगभग तुरंत रोहन मल्होत्रा ने सुना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। कुत्ते का भौंकना छोटा था लेकिन न जब भावनाओं के साथ मिलकर और मानव भाषा में अनुवादित किया गया तो यह जरूरी नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने आश्चर्य से उस पतले देसी कुत्ते को देखा। जल्दी दो वरना मैं अच्छा नहीं रहूंगा, मैं छीन लूंगा। कुत्ता पहल ऐसे ही झपटने की तैयारी कर रहा था। रुको, तुम्हें खाना चाहिए, मैं तुम्हें देता हूं। रोहन मल्होत्रा ने सोचा ऐसा कहने का इरादा था, हालांकि जो आवाज़ उसने निकाली वह थी भान 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 भान। ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ कैसे थी? रोहन मल्होत्रा खुद डर से उछल पड़ा। ऐसा लगता था कि इस भाषा अनुवाद को वास्तव में कुछ अभ्यास की ज़रूरत थी और इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। वह आवारा देसी कुत्ता जो काफ़ी उग्र था भी डर से उछल पड़ा। रोहन मल्होत्रा को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा, यहाँ तक कि थोड़ा कांपने लगा। रोहन मल्होत्रा अवाक रह गया। उसने ज़मीन पर 2 टेकआउट बैग खोले, कुत्ते को इशारा किया कि वह खा सकता है। उसे आश्वस्त करने के लिए रोहन मल्होत्रा मुड़ा और चला गया। काफ़ी दूर चलने के बाद रोहन मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर देखा और कुत्ते को लालच से खाते हुए देखा, फिर भी सावधानी से उसकी ओर नज़र रखते हुए। रोहन मल्होत्रा ने छोटी इरा हिलाया, चेहरा घुमाया और जितेंद्र मोटवानी को दूर से उसे अवाक देखते हुए पाया। तुम ठीक हो? रोहन मल्होत्रा पास गया, जितेंद्र मोटवानी की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए। मुझे शायद कोई समस्या है? जितेंद्र मोटवानी ने जोर से पलकें झपकाई। मुझे लगता है कि मैंने अभी तुम्हें एक कुत्ते से बात करते देखा। मोटे आदमी ने ये देख लिया था। रोहन मल्होत्रा ने एक पल के लिए सोचा, महसूस किया कि वह इसे समझा नहीं सकता। रोहन मल्होत्रा ने जितेंद्र मोटवानी के कंधे पर थपथपाया। तुम नशे में हो, तुम शराब नहीं संभाल सकते, भविष्य में कम पियो। क्या ऐसा है? जयपुर प्रांत उलझन में था। हाँ, इस बार मैं मेहमाननवाजी कर रहा हूँ, तुम पैसे नहीं लाए, अगली बार मुझे मेहमाननवाजी करना याद रखना। रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा, फिर चला गया। मैं पैसे नहीं लाया, मुझे कैसे याद है कि मैंने ही खर्च किए। जितेंद्र मोटवानी ने रोहन मल्होत्रा की पीठ को जाते हुए देखा, अपना बटुआ निकाला, उसे खोला और पाया कि वह पूरी तरह से खाली था। वाकई एक पैसा भी नहीं बचा। क्या मैं सचमुच पैसे नहीं लाया? शनिवार की सुबह जल्दी रोहन मल्होत्रा को एक के बाद एक खटखटाने की आवाज़ों ने कझोर कर जगा दिया, लेकिन जब तक उसने अपनी आंखें खोली खटखटाना बंद हो चुका था। वह निश्चित नहीं था कि यह सपना था या हकीकत। अपनी उलझन में रोहन मल्होत्रा ने महसूस किया कि वह फर्श पर सो रहा था। उसके विशाल डबल बेड पर एक मोटा आदमी लेटा हुआ था। मुझे उस कमबख्त मोटे ने लात मारकर नीचे गिरा दिया होगा। रोहन मल्होत्रा ने अपनी कनपटियों को रगड़ा, अभी भी थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा था। अचानक एक अलार्म घड़ी बजी। ये बेड साइड से आ रही थी जितेंद्र मोटवानी का सेलफोन। रोहन मल्होत्रा ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। जो व्यक्ति मरे हुए सुअर की तरह सो रहा था, जयपुर प्रांत अचानक उठ बैठा, उन्मत्त रूप से अपने कपड़ों की तलाश करने लगा। मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम अपने कपड़े पहने हुए हो? रोहन मल्होत्रा ने उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। जितेंद्र मोटवानी 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, खुद को देखा, राहत की सांस ली, फिर रोहन मल्होत्रा की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोला, रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। रोहन मल्होत्रा ने असहाय होकर जवाब दिया। जितेंद्र मोटवानी ने पलकें झपकाई, चारों ओर अच्छे से देखा और फिर शर्मिंदगी से मुस्कुराया। अरे मुझे कहना होगा, तुम प्रभावशाली हो। अलार्म बजता है और तुम ऐसे उठते हो जैसे ये सैन्य जागरण हो। ऐसी दृढ़ता सराहनीय है। इसके लिए रोहन मल्होत्रा वास्तव में प्रभावित था। जितेंद्र मोटवानी ने कड़वी मुस्कान दी। यह एक आदत है जो मैंने हाल के वर्षों में विकसित की है। तुम्हें क्या लगता है मैं स्कूल का प्रिंसिपल कैसे बना? मैंने कड़ी मेहनत से इसे हासिल किया है। मैंने तो अच्छे 10 किलो वजन भी कम किया है। जितेंद्र मोटवानी ने बोलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों में वास्तविक तीखापन था। ऐसा लग रहा था जैसे खोया हुआ वजन उसे काफ़ी दुख दे रहा हो। रोहन मल्होत्रा ने सिर खुजलाया। उसे नहीं लगा कि मोटा आदमी उसकी स्मृति
में मौजूद व्यक्ति से जरा भी पतला हुआ था, 10 किलो तो दूर की बात। इसका मतलब था कि स्कूल छोड़ने के बाद से जयपुर प्रांत वास्तव में और मोटा हो गया था, अब जबकि दोनों पूरी तरह से जाग चुके थे और नींद नहीं थी। रोहन मल्होत्रा पहले तरोताज़ा होने के लिए गया। जितेंद्र मोटवानी बाथरूम के दरवाजे के चौखट पर टेक लगाए रोहन मल्होत्रा से अंदर बेकार की बातें करने लगा। कल बिल किसने चुकाया, ईमानदारी से बता, क्या तुम नशे में अद्भुत होकर सड़कों पर भौंकने लगे थे? अलार्म बजने से पहले मुझे हल्का हल्का याद है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था। आखिरी वाक्य खत्म होने से पहले दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। इस बार यह वास्तविक था, सपना नहीं। रोहन मल्होत्रा ने बाथरूम से सिर बाहर निकाला, उसके मुंह के चारों ओर टूथपेस्ट का झाग था। यह मेरा नाश्ता डिलीवरी है, क्या तुम इसे ले सकते हो? रोहन मल्होत्रा ने मेज पर रखी चाबियों की ओर इशारा किया। वाह तुमन, ये तो नाश्ता भी मंगवाया, कितना शानदार। ये जानकर कि खाना है, जितेंद्र मोटवानी उत्साहित हो गया, जल्दी से गया और चाबियां लेकर दरवाजा खोलने लगा। मुंह धोकर और तौलिए से पोंछकर रोहन मल्होत्रा बाहर निकला। वह अपनी आकर्षक पड़ोसन को जितेंद्र मोटवानी को दिखाने का इरादा रखता था, आखिरकार उसने भी उसके लिए नाश्ता बनाया था। रोहन मल्होत्रा ने सोचा कि यह थोड़ा डींग मारने का अच्छा मौका था। तुमने दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लिया? मैंने कई बार खटखटाया और मैं तो वापस जाकर इसे गर्म करने भी गई थी। जल्दी करो। दरवाजा अभी पूरी तरह से नहीं खुला था, लेकिन बाहर से आने वाली आवाज़ पहले ही सुनाई दे रही थी, एक कोमल और मधुर महिला की आवाज़, सुनने में बहुत सुखद। जितेंद्र मोटवानी का चेहरा अचानक कुछ अजीब हो गया। जब दरवाजा पूरी तरह से खुला तो जितेंद्र मोटवानी और बाहर की महिला काव्या वर्मा दोनों चौंक गए। जैसे ही रोहन मल्होत्रा उन्हें मिलवाने वाला था, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। काव्या, प्रिंसिपल, दोनों ने एक साथ चिल्लाया। वे एक दूसरे को जानते थे। रोहन मल्होत्रा तुरंत समझ गया और एक सूखी हंसी निकालने से खुद को नहीं रोक सका। मैं तो बस कह रहा था, एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन गया और दूसरी ने ट्रेनिंग क्लास शुरू की, कितना संयोग। रोहन मल्होत्रा ने चिल्लाकर कहा, दुनिया कितनी छोटी है। जितेंद्र मोटवानी वही व्यक्ति था, काव्या वर्मा का बॉस, जिसे रोहन मल्होत्रा ने अनगिनत बार कोसा था। तुम रोहन के लिए नाश्ता लाने आई? जितेंद्र मोटवानी को कुछ विश्वास नहीं हुआ। तुम रोहन मल्होत्रा के दोस्त हो? काव्या वर्मा भी अविश्वास से भरी थी। लंगोटिया यार। जितेंद्र मोटवानी ने प्लेट ली और पीछे मुड़कर रोहन मल्होत्रा से पूछना नहीं भूला, हम दोनों में कौन बड़ा है? रोहन मल्होत्रा स्तब्ध रह गया। क्या मुझे उसे भाभी कहना चाहिए या छोटी बहन? जयपुर प्रांत ने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से ओठों के आकार की तुलना की। ठीक है, तुम दोनों पहले बात करो, मैं चलती हूँ। मेरे पास आज क्लास है और मुझे तुरंत वहां पहुंचना है, काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गई। वह कुछ कदम चली, फिर वापस आए। प्रिंसिपल, जयपुर, कल की वह ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आप वाकई नहीं जा रहे? काव्या वर्मा ने पूछा। कल नहीं, जितेंद्र मोटवानी ने सिर हिलाया रोहन मल्होत्रा की ओर देखते हुए। कल हमारे पास इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, हर्षित बंसल, क्लास रियूनियन। कई सालों का बदला, अब इसे चुकाने का समय था। तो ठीक है, मैं पहले जा रही हूँ, काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जयपुर पर रांत ने जल्दी से नाश्ता मेज पर रखा और उत्साहपूर्वक गपशप करते हुए रोहन मल्होत्रा के पास चंचल और शरारती ढंग से दौड़ा। बता, तुम दोनों कितने दूर तक गए हो? तुम अभी तक साथ क्यों नहीं रह रहे? ढोंग करना बंद करो। तुमने तो नाश्ता भेजना शुरू कर दिया है। रोहन मल्होत्रा उसका जवाब देने की जहमत नहीं उठा और बस अपनी कॉफ़ी पीता रहा। जितेंद्र मोटवानी भी शर्मीला नहीं था, टोस्ट पकड़कर खाने लगा और खाते हुए पूछताछ करता रहा। जब वे बात कर रहे थे तभी दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉस के लिए भी नाश्ता डिलीवरी हो? जितेंद्र मोटवानी खुशी से उछल पड़ा, उठकर दरवाजा खोलने गया। रोहन मल्होत्रा ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम घर पर हो? यह वीकेंड है और हमारे पास करने को कुछ नहीं है, क्यों न तुम टीम के पास चले आओ? बाहर से एक और महिला की आवाज़ आई। काव्या वर्मा, जितनी कोमल नहीं लेकिन चांदी की घंटी कप बड़ी ही तरह कुरकुरी। रोहन मल्होत्रा ने अपनी कॉफ़ी उगल दी। ये सब इसलिए था क्योंकि उसने लापरवाही से जयपुर को किसी मैच में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए हामी भर दी थी और अब यह महिला उससे चिपक गई थी। हमेश आज छुट्टियों में ये देखने आती थी कि क्या वह टीम के पास घूमने जाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, रोहन मल्होत्रा को वास्तव में उसके साथ निपटने का कोई तरीका नहीं था। मोटवानी बस उसे बता दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ। रोहन मल्होत्रा ने जयपुर प्रांत से बेताबी से फुसफुसाया। सानवी महान। जयपुर प्रांत ने बाहर की आवाज़ को पहचान लिया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने रोहन मल्होत्रा को इशारा किया, बाथरूम में जाओ, चुप रहना मेरे दर्श के साथ मेरे कीमती पल को बर्बाद मत कर। पहली बार रोहन मल्होत्रा ने आज्ञाकारी ढंग से वैसा ही किया जैसा कहा गया और बाथरूम में घुस गया। जयपुर प्रांत ने जल्दी से अपने हाथ में टोस्ट रखा, मुंह के कोने से छोटे उकड़े पोंछे अचानक दुखी और गुस्से में महसूस करने लगा। आह, ये कमीना रोहन वह महिलाओं के साथ इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? कमबख्त, क्या वह दो रिश्ते निभाने जा रहा है? कितना घिनौना। मेरी सानवी महान, मुझे बहुत जलन हो रही है। जितेंद्र मोटवानी उत्साहपूर्वक दरवाजा खोलने गया।
बाथरूम के दरवाजे के पीछे पीठ टिकाए रोहन मल्होत्रा ने हल्के से सुना कि जयपुर प्रांत बाहर सानवी गुप्ता से बात कर रहा था। वह खुद अपनी कप कॉफी पीता रहा, उसकी नज़र एक जगह पर टिक गई। बाथरूम के एक कोने में 2 हरी ईंटें थीं। ये वही थी जो जितेंद्र मोटवानी ने कल रात जिद करके वापस लाई थीं, ये कहते हुए कि वे हर्षित बंसल के लिए तैयार की गई थीं। रोहन मल्होत्रा की नज़रें गहरी हो गईं। अतीत में उसने भी एक से अधिक बार हर्षित बंसल को ईंट से मारने के बारे में सोचा था, लेकिन वे अपर्याप्त ताकत के दबाव में अंतिम उपाय के विकल्प थे। अब बात अलग थी, रक्तकमल। काम शुरू करने का समय, रोहन मल्होत्रा ने अपने मन में सोचा। हमेशा तैयार रक्तकमल की आवाज़ हमेशा सुखद थी। कल के लिए तैयारी करने का समय था। रोहन मल्होत्रा की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। इस बार वह हर्षित बंसल को 100 गुना बदतर सजा देगा, जो शारीरिक दर्द से कहीं अधिक होगी। सानवी गुप्ता को विदा करने और नाश्ता करने के बाद जयपुर प्रांत भी नहीं गया। कल क्लास रियूनियन था। वह रोहन मल्होत्रा को लगातार तंग कर रहा था कि उस समय जो हुआ उसके लिए हर्षित बंसल से न्याय कैसे लिया जाए। जयपुर प्रांत को बाथरूम में उठाई गई उन 2 ईंटों के लिए विशेष लगाव था। मैं कल एक बैकपैक ले जाने की योजना बना रहा हूं, उन्हें अंदर रखूंगा और सही मौके पर मैं उन्हें हर्षित बंसल के सिर पर दे मारूंगा, जयपुर प्रांत ने गंभीरता से कहा, बिना किसी मजाक के। और रोहन मल्होत्रा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं क्या? बदला लेने के लिए हिंसा जरूरी है। अगर तुम उसे मार डालोगे तो तुम जेल में जाओगे। एक नीच के लिए यह इसके लायक नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, फिर एक और पंक्ति जोड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पर्याप्त क्रूर नहीं है। पर्याप्त? तब बिल्कुल नहीं, ये पर्याप्त नहीं था। उनके जीवन लगभग बर्बाद हो गए थे सिर्फ इसलिए कि हर्षित बंसल का सिर खून से लथपथ हो जाए। क्या इसे बराबर मान लिया जाएगा? कतई नहीं। रोहन मल्होत्रा हमेशा खुद को आलसी व्यक्ति मानता था, कभी भी तो इतना आलसी कि वह दुश्मनी भी नहीं रखता था। लेकिन हर्षित बंसल के प्रति उसकी नफरत वह अपनी मृत्यु तक कभी नहीं भूलेगा। जयपुर प्रांत को देखकर रोहन मल्होत्रा को विश्वविद्यालय के दिनों का वह बहुत ही सहज, आसानी से धमकाया जाने वाला मोटा लड़का याद आया। उस समय जयपुर प्रांत हमेशा हंसता और मजाक करता था, कभी गुस्सा नहीं होता या किसी से झगड़ा नहीं करता था। और जब उसका मजाक उड़ाया जाता था तो वह मजाक करने वाले से भी ज्यादा जोर से हंसता था। ऐसा बेफिक्र मोटा आदमी अब किसी का सिर ईंट से फोड़ना चाहता था। रोहन मल्होत्रा समझ गया। विश्वविद्यालय में उनके आखिरी दिन उसके और मोटे आदमी के लिए नरक जैसे थे। जब तक वे कैंपस में थे, चाहे वे कहीं भी जाएं, उनकी रीढ़ में चुभन, मजाक और अपमान का सामना करना पड़ता था। कई दोस्त अजनबी बन गए, कई अवसर केवल भ्रम बन गए। उनके रिकॉर्ड में अमित दाग उनके जीवन भर साथ रहेगा, बिना किसी आश्चर्य के एक स्थायी कलंक बनकर। अपने विश्वविद्यालय के वर्षों में रोहन मल्होत्रा उत्कृष्ट था, चाहे पढ़ाई में हो या संगठनात्मक कौशल में। वह सर्वश्रेष्ठ में से एक था और कुछ ने तो भविष्यवाणी भी की थी कब छोटी ही उसे निश्चित रूप से एक स्थिर नौकरी मिलेगी। लेकिन सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के दाग और ऐसी सजा के साथ रोहन मल्होत्रा सिविल सर्विस परीक्षा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इतना ही नहीं, उसका डिग्री पर प्रमाणपत्र स्कूल ने दुराचार के लिए रोक लिया था और उसे अपनी डिप्लोमा भी नहीं मिल सका। रोहन मल्होत्रा गुस्से में था और इस बारे में हंगामा भी किया, लेकिन अंत में उसे केवल एक अतिरिक्त सजा मिली। आखिरकार जयपुर प्रांत ने कहा कि उसके पास एक तरीका है और वह कोशिश कर सकता है। जिस दिन रोहन मल्होत्रा को विश्वविद्यालय छोड़ना था, जयपुर प्रांत वास्तव में उसका डिप्लोमा ले आया। उस प्रमाणपत्र को पकड़कर रोहन मल्होत्रा जयपुर प्रांत की बाहों में फूट फूट कर रोया। डिग्री प्रमाणपत्र अभी भी एक असंभव बात थी, लेकिन रोहन मल्होत्रा को अब इसकी परवाह नहीं थी। उत्सव मनाने के लिए उसने जयपुर प्रांत को खाने के लिए बाहर ले गया। यह उन छोटी सड़क किनारे की खाने की दुकानों में से एक थी जिसे वे निजी कमरा कहते थे, जो गंदा और जर्जर था। अंदर छिपकर उन्होंने 2 बोतल 52 डिग्री देसी शराब और सस्ते व्यंजन मंगवाए और बस पीना शुरू कर दिया। उनके जीवन में पहली बार वे आंसुओं तक नशे में धुत हो गए। रोहन मल्होत्रा को स्पष्ट रूप से याद था, उसे वह दृश्य स्पष्ट रूप से याद था जब जयपुर प्रांत 52 डिग्री देसी शराब को अपने गले में उड़ेल रहा था। उसे स्पष्ट रूप से याद था उस समय मोटे आदमी ने जो शब्द चिल्लाए थे, मैं जयपुर प्रांत कसम खाता हूं, चाहे इसमें 5 साल लगे या 10, मुझे कुछ बनना होगा और हर्षित बंसल को इन दर्दों का 10 गुना बदला देना होगा। शराब आंसुओं के साथ मिल गई, बेतहाशा बह रही थी। उस पल में रोहन मल्होत्रा ने बोतल छीन ली, बची हुई शराब गटक ली और फिर पूरी ताकत से बोतल जमीन पर पटक दी। मैं इसकी कसम खाता हूं, मुझे बदला लेना है। उस समय वे कुत्तों की तरह रोए थे, एक ऐसे कोने में सिमटकर जहां कोई उन्हें नहीं देख सकता था, चीखते हुए और अपने घावों को चाटते हुए। जीवन में कोई दिशा नहीं थी, भविष्य का कोई भ्रम भी नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस समय वे बहुत छोटे थे और उनका उत्सव स्पष्ट रूप से समय से पहले था। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने भी कैंपस न छोड़ने के बारे में सोचा था, क्योंकि उसी दिन एक बड़ा जॉब फेयर था। लेकिन डिप्लोमा हाथ में होने के बावजूद रोहन मल्होत्रा को अस्वीकार कर दिया गया और वह स्कूल द्वारा आयोजित भर्ती आयोजन में भाग नहीं ले सका। उस दिन रोहन मल्होत्रा चला गया और जयपुर प्रांत के कुछ लोगों को छोड़कर उसने बाकी सभी से संपर्क तोड़ दिया।
हाल के वर्षों में ही उसने धीरे धीरे कुछ लोगों से फिर से संपर्क किया था। क्योंकि उसके पास डिग्री प्रमाण पत्र नहीं था और उसका रिकॉर्ड दागदार था, वह बड़ी कंपनियों में नहीं जा सका। वह केवल सूर्या मीडिया जैसी छोटी कंपनी में, जहां आवश्यकताएं कम थी, काम का अनुभव प्राप्त करने के लिए जा सका। इन वर्षों में रोहन मल्होत्रा ने अपने सभी कष्टों और दुखों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया था। आप भूलने की हिम्मत नहीं की। अब वह आखिरकार हर्षित बंसल से फिर से मिलने जा रहा था। उसके विचार वर्तमान में लौट आए। पिछले दिन रक्तकमल द्वारा उसके लिए एकत्र की गई विभिन्न जानकारियों पर विचार करते हुए उसकी आंखें चमक उठी, चाकू की तरह ठंडी और तेज। 30 साल पूर्वी नदी, 30 साल पश्चिमी नदी, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो हर्षित बंसल, उसने अपने मन में बुदबुदाया। वास्तव में नाश्ता करने के बाद रोहन मल्होत्रा पहले ही व्यस्त होने लगा था। उसने एक के बाद एक कई फ़ोन कॉल किए, प्रत्येक में काफ़ी समय लगा। उसने ये जयपुर प्रांत से दूर रहकर किया। अगले दिन के लिए जितेंद्र मोटवानी के लिए कुछ बड़े आश्चर्य की योजना बनाते हुए एक अच्छा नाटक देर होने से नहीं डरता। इसी तरह बदला लेने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। किसी प्रतिद्वंद्वी को सीधे कुचल देना अर्थहीन है। बदले का असली सार धीरे धीरे कुंद चाकू से मांस काटने में है। रोहन मल्होत्रा के विपरीत दोपहर से जयपुर प्रांत को कई फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए। जब रोहन मल्होत्रा बालकनी में गया, वह बाथरूम में गया। जब रोहन मल्होत्रा बाथरूम में गया, वह बालकनी में गया। रोहन मल्होत्रा को जिज्ञासा हुई और उसने देखा कि जितेंद्र मोटवानी का चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि जब भी वह रोहन मल्होत्रा का सामना करता, जितेंद्र मोटवानी ऐसा व्यवहार करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोहन मल्होत्रा ने इसके बारे में सोचा लेकिन नहीं पूछा। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और सबसे अच्छे दोस्तों को भी कुछ दूरी और स्थान की आवश्यकता होती है। अगर जयपुर प्रांत चाहता कि वह जाने तो वह उसे बताएगा। कुल मिलाकर ये बार बार फ़ोन कॉल से भरा दिन था जहां दोनों पुरुष व्यस्त थे। रात के खाने के समय तक वे आखिरकार रुके। उन्होंने खाना और बियर मंगवाया। दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे खाते और पीते रहे। अचानक जितेंद्र मोटवानी ने सिर उठाया और रोहन मल्होत्रा को गंभीरता से घूरने लगा। रोहन, क्या तुम जानते हो हर्षित बंसल हम दोनों से बेहतर कर रहा है। मैंने सुना है कि वह एक काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी में उपाध्यक्ष है और उसने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया है। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। वह ये सब जानता था। जयपुर प्रांत चुप रहा। एक पूरी बियर की कैन को मुश्किल से पी गया, फिर दृढ़ता से बोला, हम शायद उस जितने सफल नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूं। भले ही मुझे जेल में डाल दे, मुझे कुछ ब्याज तो वसूल करना ही है। मोटवानी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? रोहन मल्होत्रा ने जयपुर प्रांत को सीधे देखते हुए गंभीरता से पूछा। जयपुर प्रांत चौंक गया, फिर मुस्कुराया। बकवास, ये सोचने के अलावा कि रोहन मल्होत्रा ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। जयपुर प्रांत का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के था। चाहे विश्वविद्यालय में हो या अब, ये भरोसा रोहन मल्होत्रा के दिल को गरम कर गया। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, एक भाई का होना एक आशीर्वाद है। मैंने कल के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। जब तुम मेरे साथ आओ, मैं नहीं चाहता कि तुम एक उंगली भी उठाओ। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि मैं हर्षित बंसल को उसका बकाया कैसे चुकाता हूं। रोहन मल्होत्रा के आखिरी 4 शब्द उग्र और शक्तिशाली थे। रविवार की सुबह जल्दी रोहन मल्होत्रा घर गया और औपचारिक पोशाक में बदल गया। कपड़े इंसान को बनाते हैं, जैसे सोना बुद्ध को बनाता है। रोहन मल्होत्रा काफ़ी सभ्य लग रहा था, एक निश्चित अधिकार का आभास दे रहा था। रोहन मल्होत्रा हंसा और बस एक साफ सुथरे कैजुअल कपड़ों का सेट चुनकर पहन लिया। तुम ये पहन रहे हो? रोहन मल्होत्रा थोड़ा चौंक गया। क्या गलत है? क्या मुझे इस रियूनियन के लिए खास तौर पर तैयार होना चाहिए था? ये ठीक है। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा तो लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लड़ाई हुई तो ये कितना सुविधाजनक होगा। रोहन मल्होत्रा ने मोटे को छेड़ा। ये सुनकर रोहन मल्होत्रा तुरंत वापस बदलना चाहता था। ठीक है, तुम उस पोशाक के साथ रहो। मेरे पास कोई उपयुक्त कपड़े नहीं हैं और सिर्फ दूसरों को प्रभावी करने के लिए नया सेट खरीदना मजाक होगा। तुम अच्छे लग रहे हो, तुम मेरा साथ दे सकते हो। रोहन मल्होत्रा ने उसे रोका। कोई और चारा न देखकर रोहन मल्होत्रा ने हार मान ली। जैसे जैसे समय नज़दीक आया, दोनों सीढ़ियाँ उतरे और रोहन मल्होत्रा की कार में रवाना हो गए, जो लगभग 30,000 रुपये की व्यावसायिक कार थी। रियूनियन इंद्रपुर शहर के केंद्र में इंद्रपुर की सबसे ऊंची इमारत 280 मीटर ऊंचे इंद्रपुर मोती टावर एक 5 सितारा होटल में होने वाला था। रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ और वे आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय में मोती टावर के बाहरी चौक पर पहुंच गए। उस व्यक्ति को देखो, क्या वह हरीश तिवारी नहीं है? रोहन मल्होत्रा ने अचानक अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने मुंह से आगे की ओर इशारा किया। रोहन मल्होत्रा ने देखा, मोती टावर के प्रवेश द्वार पर कई लोग खड़े थे। जो सबसे आगे था वह काफ़ी लंबा था, बेदाग सूट पहने हुए और सकी विशेषता वाली मुस्कान काफ़ी विशिष्ट थी क्योंकि वह लगातार मुस्कुराता रहता था। फिर भी ऐसा लगता था कि उसकी मुस्कान एक स्थायी भाव थी। वास्तव में ये हरीश तिवारी था। एक समय रोहन मल्होत्रा की तरह वह छात्र संघ के 4 उपाध्यक्षों में से एक था, हर्षित बंसल का कट्टर समर्थक।
उसकी अनोखी मुस्कान की वजह से उसका एक उपनाम भी था, मुस्कुराता शेर। हरीश तिवारी वहां कई लोगों के साथ इंतजार कर रहा था। कारें समय समय पर गुज र रही थीं और रुक रही थीं। हरीश तिवारी उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था, ऐसा लगता था कि वह मेहमानों के स्वागत का जिम्मेदार था। रोहन मल्होत्रा की नज़र ठंडी थी। इस आदमी को भी वह अच्छी तरह याद करता था। पहला जो कूदा सबके सामने कसम खाकर कि यह रोहन मल्होत्रा था जिसने सार्वजनिक धन का गबन और दुरुपयोग किया। पहला जिसने मुक्का मारा रोहन मल्होत्रा को बुरी तरह पीटा। अब हर्षित बंसल द्वारा इस रियूनियन के आयोजन के साथ क्या वह यहाँ मेज़बान की भूमिका निभाने आया था? रोहन मल्होत्रा ने हरीश तिवारी को घूरा, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे निगल जाना चाहता हो। थोड़ा शांत हो, हमने अभी तक मुख्य किरदार को भी नहीं देखा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आखिरकार वह सिर्फ एक कुत्ता है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ लोग वास्तव में कुत्तों से भी बदतर हैं। सिर्फ एक कुत्ता? हाँ, रोहन मल्होत्रा हंसा, थोड़ा हल्का महसूस करते हुए, और रोहन मल्होत्रा के साथ मजाक करने लगा। तुम कुत्तों का इतना अपमान कर रहे हो, अगर कुत्ता प्रेमी संघ को पता चला तो वे तुम पर मुकदमा कर देंगे। जब वे बात कर रहे थे वे गुजरे धीरे धीरे हरीश तिवारी के सामने रुक गए। हरीश तिवारी ने अंदर झांका। पिछली कार अभी अभी गुजरी थी और उसने नहीं देखा कि इसके पीछे कौन था। कार की खिड़की नीचे आए। काफी समय बाद मिले हरीश तिवारी, रोहन मल्होत्रा ने नाम पर जोर देते हुए कहा। हरीश तिवारी। बड़ी ई के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी जकड़ गई और उसकी आंखें हिली, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था, इससे पहले कि उसका चेहरा सामान्य हो गया। तो ये तुम हो? रोहन मल्होत्रा। रोहन मल्होत्रा। हरीश तिवारी ने इन दो नामों को लिया। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान और भी बढ़ गई। ये बहुत अच्छा है कि तुम आ सके, वाकई बहुत अच्छा। हरीश तिवारी की मुस्कान चमक रही थी। इन भाइयों ने उस समय उन्हें खूब परेशान किया था, खास तौर पर रोहन मल्होत्रा। राज्य से विभाग का शीर्ष प्रतिभा और छात्र परिषद का उपाध्यक्ष कहा जाता था। वह तो पूरे कैंपस में सबके गुस्से का निशाना बन गया था। इन मामलों में हरीश तिवारी बहुत सक्रिय था। इन वर्षों में हर बार जब वह इसकी याद करता उसे बहुत संतुष्टि और आनंद महसूस होता, वह अनुभव जो औरतें भी नहीं दे सकती थीं। और अब वे आखिरकार आ गए थे। दरअसल हरीश तिवारी ने पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की थी ताकि वे आए, 7 मोड़ और 8 घुमावों से गुज रकर किसी को जयपुर प्रांत को निमंत्रण देने के लिए भेजा। अगर जयपुर प्रांत आता तो रोहन मल्होत्रा भी आता। इस बार उसने फिर से सही अनुमान लगाया था। ये रियूनियन मज़ेदार होने वाला है। काफ़ी अच्छा कर रहे हो, है ना मोटवानी? तुम्हारे पास अब कार भी है। इसकी कीमत तो 2-3 लाख रुपए होगी। हरीश तिवारी ने कार की खिड़की पर झुककर अशिष्टता से शीशे पर थपथपाया और यहाँ तक कि अपने घुटने से कार का दरवाज़ा ठोका। उसके चेहरे पर सने अपने तिरस्कार और मजाक को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं पूरे दिन लोगों को लेने आ रहा हूँ और तुम्हारी कार वाकई दुर्लभ है। आखिरकार ऐसे लोग कम ही होते हैं जो इस हाल में पहुंचते हैं, हरीश तिवारी ने खुशी से कहा। जयपुर प्रांत ने उसे ठंडे नज़रों से देखा। अरे अच्छा सूट है, इसे कहाँ से खरीदा? फ्लिपकार्ट से या तीनसारा बाजार से? हरीश तिवारी ने हाथ बढ़ाकर जयपुर प्रांत के सूट के कॉलर को खींचा। तीनसारा बाज रविंद्रपुर का सबसे बड़ा नकली बाजार, नकली और घटिया सामान का केंद्र है। जयपुर प्रांत की जबड़े की मांसपेशियां सख्त हो गईं, लेकिन रोहन मल्होत्रा की पहले की सलाह को याद करते हुए उसने एक बार फिर इसे सह लिया। यो क्या ये हमारे विभाग का जीनियस नहीं है? हरीश तिवारी की नज़र रोहन मल्होत्रा पर पड़ी। जयपुर प्रांत तो बस एक साइड डिश था, रोहन मल्होत्रा मुख्य पकवान था। गरीब लोग फर पहनते हैं, अमीर लोग सूती कपड़े और कैजुअल कपड़े पहनते हैं। कैजुअल कपड़ों में तुम अच्छा कर रहे हो लगता है। हरीश तिवारी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मैं तो नहीं बराबरी कर सकता किसी और के लिए काम करते हुए। मेरे कपड़े बस कुछ हजार रुपये के हैं। मैं सोच रहा था जब श्री बंसल आए, क्या मुझे तुम्हारे साथ व्यक्तिगत तौर पर दोस्ती करनी चाहिए? हाँ। रोहन मल्होत्रा ने हरीश तिवारी को उदासीनता से देखा और मुस्कुराया। अगर तुम्हारे श्री बंसल मेरे साथ दोस्ती नहीं करते तो मुझे ही पहल करके उन्हें ढूंढना चाहिए। उनकी पुरानी मेहरबानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। रोहन मल्होत्रा ने जयपुर प्रांत की कार से एयर फ्रेशनर की एक कैन उठाई और आराम से हरीश तिवारी के चेहरे की ओर छिड़काव किया। हरीश तिवारी असावधान पकड़ा गया, चिल्लाया और पीछे हट गया। हाल ही में बाहर धुंध खराब रही है, बेहतर होगा कि तुम अपनी कार की खिड़कियां बंद कर लो। मैं नहीं चाहता कि नीच की बदबू अंदर आए। रोहन मल्होत्रा ने फ्रेशनर मोटे को सौंप दिया। जयपुर प्रांत ने संदेश समझ लिया, अपनी ताकत जुटाई और उसे हरीश तिवारी के चेहरे पर फेंक दिया। हरीश तिवारी ने एक और चीख निकाली। कोई बात नहीं, थोड़ा और छिड़क दो, गंध बहुत तेज है। बस ये याद रखना कि बाद में जब हम ऊपर जाएं तो हमसे दूर रहना। जयपुर प्रांत ने जानबूझकर जोर से हंसा और गाड़ी तेजी से भगा दी। तुम कमीने! जयपुर प्रांत ने उत्साह से रोहन मल्होत्रा से कहा। जब बात छोटे उरया की आती है तुम अकेले शब्दों से ही सबको हरा सकते हो। अच्छा, तुम ताने मारो और मैं लड़ाई संभालूंगा। मिलकर हम उन्हें साफ कर देंगे। रोहन मल्होत्रा ने कंधे उचकाए। अभी तुम काफी धैर्यवान थे। अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं फट पड़ता, लेकिन मैंने नहीं कहा कि तुम्हें उसे सहना होगा। रोहन मल्होत्रा खुद को रोक नहीं सका। और तुम चीजें क्यों फेंक रहे हो? क्या चीजों की कीमत नहीं होती? अरे तो तुम्हारा मतलब वह नहीं था।
कोई बात नहीं, जब तक तुम खुश हो, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर हरीश तिवारी घबराहट में अपनी आंखें जोर जोर से मल रहा था। उसके आसपास कई लोग हड़बड़ाहट में इधर उधर भाग रहे थे, फिर भी कोई मदद नहीं कर सका। किसी ने आखिरकार सुझाव दिया कि आंखों को पानी से धोया जाए, लेकिन बोतलबंद पानी उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। अपनी आंखें सड़े आड़ू की तरह लाल रगड़ने के बाद हरीश तिवारी के चेहरे पर अब उसकी ट्रेडमार्क मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक क्रूर भाव था। उसने सोचा था कि कई वर्षों तक जीवन द्वारा सताए जाने के बाद रोहन मल्होत्रा अपनी धार खो चुका होगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि रोहन मल्होत्रा भी पहले जैसा ही था। वह जो असाधारण वाक्पटुता और बेजोड़ बहादुरी वाला था, जिसने एक दर्जन लोगों से लड़ाई की थी, बार बार गिरकर फिर खड़ा हुआ पूरी तरह से कठोर व्यक्ति। अपनी नफरत के बीच हरीश तिवारी की आंखों में एक विकृत उत्साह चमका। रोहन मल्होत्रा का ये संस्करण सामना करने लायक था। वर्षों पहले मैंने हर्षित बंसल की मदद से तुम्हें बर्बाद किया था, वर्षों बाद मैं तुम्हें फिर से बर्बाद करूंगा। रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत ने अपनी कार खड़ी की और मोती टावर के प्रवेश द्वार की ओर वापस लौटे। दूर से जयपुर प्रांत ने हरीश तिवारी को लाल आड़ुओं की तरह सूजी हुई आंखों के साथ देखा। मोटे को जोर से हंसने का दौर पड़ गया, जो हरीश तिवारी की पहले की हंसी से भी ज्यादा मजेदार था। हरीश तिवारी के आसपास के कुछ सहपाठी थोड़े कुछ ने पीछे से चुपके से सिर हिलाया और हाथ हिलाया अभिवादन के रूप में। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से सिर छोटी इलाया। इन लोगों के लिए जो सिरफल का हिस्सा थे, न तो रोहन मल्होत्रा और न ही जयपुर प्रांत ने ज्यादा ध्यान दिया, न ही कोई रंजिश रखी। मैं कहूंगा आड़ू। ओह माफ कीजिए हरीश तिवारी, आप इस सुधार के बाद कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, जयपुर प्रांत ने दृढ़ता से कहा, अंगूठा दिखाते हुए। हरीश तिवारी की आंखें लगभग खंजर फेंक रही थीं, लेकिन वह फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने में कामयाब रहा, जो काफी जटिल भाव था। सबसे ऊपरी मंजिल नभमंडल कक्ष हमारा रिजर्व निजी कमरा है, आप दोनों ऊपर जा सकते हैं, हरीश तिवारी ने कहा। नभमंडल कक्ष ऐसा लगता था जैसे किसी उपन्यास की संप्रदाय, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने रक्तकमल के माध्यम से कुछ पूछताछ की थी। नभमंडल वास्तव में एक कदम में आकाश तक पहुंचना कहावत से लिया गया था, जो अमीरों की मानसिकता को पूरा करता था, प्राचीन शैली को प्रदर्शित करता था और मोती टावर की ऊंचाई को उजागर करता था, जैसे कि कोई सबसे ऊपरी मंजिल पर बादलों के स्तर पर खड़ा हो। एक कदम में आकाश तक पहुंचना। हाँ, रोहन मल्होत्रा मुस्कुराया। शायद मैं जल्द ही बादलों से नीचे गिरूंगा। जैसा कि रोहन मल्होत्रा सोच रहा था, उसने अचानक हरीश तिवारी की आंखों में एक चालाक चमक देखी। ये लड़का अब कौन सी दुष्ट चाल सोच रहा है, तो हम ऊपर जाते हैं और तुम यहाँ नीचे दरवाज़ा संभालते रहो। हाँ, जयपुर प्रांत जोर से हंसा। कुत्ते वास्तव में दरवाज़ा रखवाली के लिए उपयुक्त हैं। हरीश तिवारी ने मोटे के शब्दों के पीछे का तंज पकड़ा। उसकी नज़र में गुस्सा चमका, लेकिन उसने इसे ज़बरदस्ती दबाया, न सुनने का नाटक किया। हरीश तिवारी को नज़रअंदाज करते हुए रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत मोती टावर के अंदर की ओर बढ़े। केवल लॉबी के प्रवेश द्वार पर 2 सुरक्षा गार्डों द्वारा रोक दिए गए। महोदय, आप अंदर नहीं जा सकते, एक गार्ड ने रोहन मल्होत्रा से स्पष्ट रूप से कहा। हम दर क्यों नहीं जा सकते? जयपुर प्रांत हैरान था। आप जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं, दूसरे गार्ड ने रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा किया। यहाँ हमारे नियम हैं। 88वीं मंजिल से ऊपर मेहमानों को औपचारिक पोशाक में होना चाहिए और इस सज्जन के कपड़े नियमों का पालन नहीं करते। रोहन मल्होत्रा का दिमाग तेजी से चला। रक्तकमल ने तुरंत खोज की। वास्तव में मोती टावर की 88वीं मंजिल से ऊपर प्रीमियम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रश होटल थे और यही नियम था। ये किसका नियम है? जयपुर प्रांत चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, फिर उसकी आंखें टिमटिमाई। तुम्हें कैसे पता कि हम 88वीं मंजिल से ऊपर जा रहे हैं? शायद आप सबसे ऊपरी मंजिल पर जा रहे हैं। उस सज्जन ने हमें सचेत किया। एक गार्ड ने हरीश तिवारी की ओर इशारा किया। जयपुर प्रांत के पास तर्क खत्म हो गए। वह मुड़ा हरीश तिवारी को गुस्से से घूरते हुए। वह थोड़ा क्रोधित था और गार्ड से खेस्वर में बोला, हम उपभोक्ता हैं, ग्राहक, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर महापौर बिना औपचारिक पोशाक के आए तो क्या आप उसे भी रोकेंगे? उसे हम नहीं रोकेंगे, गार्ड ने आलस्य से जवाब दिया। क्या आप महापौर हैं तुम? जयपुर प्रांत गुस्से से लाल हो गया। छोड़ो मोटवानी, भले ही हम लॉबी में घुस गए, लिफ्ट के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार लोग हैं और वे निश्चित रूप से मुझे इस तरह कपड़े पहने हुए नहीं जाने देंगे। रोहन मल्होत्रा ने अभी नियमों की खोज पूरी की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनसे अच्छी तरह वाकिफ था। वापस जाकर कपड़े बदलना संभव नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। जैसा कि रोहन मल्होत्रा बोल रहा था, उसने गार्ड की ओर देखा। दोनों गार्डों ने हल्की हंसी छोड़ी। उनका तिरस्कार स्पष्ट था। नियमों के मामले में मोती टावर ने हमेशा उन्हें कड़ाई से लागू किया था। कई लोग विशेष व्यवहार चाहते थे, लेकिन कुछ ही सफल हुए। बाहर हरीश तिवारी ने रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत को वापस लौटते देखा और वह अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाया। जब तक तुम अपनी पूंछ दबाकर बाहर नहीं आते, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम दोनों के बिना रियूनियन न का कोई मतलब नहीं है, हरीश तिवारी ने अपने मन में सोचा। उसकी कार में वास्तव में एक सूट रखा हुआ था।
ये सिर्फ नियमों का उपयोग करके रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत पर हावी होने का उसका तरीका था। अरे ये रोहन मल्होत्रा, उसने औपचारिक पोशाक भी नहीं पहनी। क्या ये मुसीबत मांगना नहीं है? बिल्कुल, लेकिन देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। क्या वह अच्छा कर रहा है? लगता है मुझे शर्त है कि उसने शायद ही कभी औपचारिक पोशाक हनी हो। ऐसा शीर्ष छात्र लेकिन इस हाल में खत्म हुआ। हाय! हरीश तिवारी के पीछे खड़े सहपाठी आपस में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सके। उधर रोहन, घबराओ मत, हमारे पास भी लोग हैं, बस एक पल रुको। जयपुर प्रांत ने सुरक्षा गार्ड को घूरा, जल्दी में अपना फोन निकाला और एक तरफ भाग गया। दोनों सुरक्षा गार्डों ने एक जानकार मुस्कान का आदान प्रदान किया। उनकी मुस्कान में हल्का का एक पुकार था। उन्होंने इस दृश्य को बार बार देखा था। हर कोई सोचता था कि बस 2-4 लोगों को जानने से वे आसमान और जमीन हिला सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से भौहें चढ़ाई, एक योजना के बारे में सोच रहा था। अचानक उसका फोन बजा और हैरानी की बात थी कब छोटी, यह गुरु सुरेंद्र कायस्थ का था। उस दिन भोज के बाद बूढ़े ने उसे एक निजी नंबर दिया था। रोहन मल्होत्रा एक तरफ गया और कॉल का जवाब दिया। बेटे, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? बाहर आओ, बातें करें, एक कप चाय पिए। गुरु सुरेंद्र ने उसे निमंत्रित। मुझे खेद है गुरु, मैं अभी एक क्लास रियूनियन में हूं और शायद निकल नहीं सकता, रोहन मल्होत्रा ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब तुम फ्री हो तब बात करेंगे। गुरु सुरेंद्र ने भी थोड़ा खेद व्यक्त कर क्लास रियूनियन के लिए गुरु को मना करना। अगर विनय गुप्ता और बाकियों ने ये सुना तो वे निश्चित रूप से अपनी छाती पीट रहे होते। फिर भी गुरु मना किए जाने पर जरा सा भी नाराज नहीं हुए। अगर जिला प्रमुख विश्वजी को ये पता तो वह निश्चित रूप से हैरान रह जाता। वैसे गुरु, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? रोहन मल्होत्रा ने जल्दी में पूछा। फोन काटने के बाद रोहन माँ आधा लह पेओ की मात्रा ट्रा 200 कक्षा गार्डों के पास लौटा। उसका चेहरा शांत और बिना किसी जल्दी के। जयपुर प्रांत पसीना पोंछते हुए वापस दौड़ा और गर्व से रोहन मल्हो से कहा, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। हमारे प्राचार्य के संपर्क व्यापक हैं, उन्होंने यहाँ के नेता से बात कर ली है, निश्चिंत रहो, हम जल्दी ही अंदर होंगे। दोनों सुरक्षा गार्डों ने फिर से हल्की हंसी छो। हालांकि बस एक पल बाद दोनों ने अपने ईयरपीस को दबाया और भौहें चढ़ाकर सुनने लगे। हाउसकीपिंग श्रीमती शर्मा कह रही हैं, उन्हें अंदर ले जाओ, फिर उन्हें वहां ले जाओ और भीड़ से बचो। दोनों सुरक्षा गार्ड अनिच्छा से कुछ बड़बड़ाए और अनमने ढंग से सहमत हुए। मेरे साथ आओ, एक सुरक्षा गार्ड ने छोटे उतर स्वर में कहा। जयपुर प्रांत फिर भी प्रवेश पाकर बहुत खुश था, स्थिति की परवाह किए बिना, और यहाँ तक कि रोहन मल्होत्रा को गर्व भरी मुस्कान दिखाए। रोहन मल्होत्रा ने अपने मोटे दोस्त को अंगूठा दिखाया। दोनों सुरक्षा गार्ड के पीछे पीछे अंदर गए। वे अंदर चले गए। हरीश तिवारी के पास किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। हरीश तिवारी खुद चौंक गया, कुछ अविश्वास में। लगता है जयपुर प्रांत इस मोटे सुअर के पास अभी भी कुछ ले हैं। हरीश तिवारी बड़बड़ाया, फिर मुस्कुराया। खैर, वह जितना ज्यादा सक्षम है उसे नीचे गिराने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। रोहन मल्होत्रा और उसका साथी अभी अभी गए थे। एक मध्यम आयु का पुरुष जिसके सिर भरे छोटे हुए थे लेकिन चेहरा उल्लेखनीय रूप से युवा था, जल्दी में आया। सुरक्षा गार्ड जो पहले बेपरवाह थे, इस व्यक्ति को देखकर चौंक गए, जल्दी सीधे खड़े हुए और सलाम करने ही वाले थे। मध्यम आयु के व्यक्ति ने उन्हें इशारा करके रोका। चिंतित होकर पूछा, वे कहाँ हैं? वे जो अभी तुम लोगों ने यहाँ रोके थे, ये थी श्रीमती शर्मा थी हाउसकीपिंग से। उन्होंने मांग किया कि हम उन्हें अंदर जाने दें, वे अभी अंदर ले जाए गए हैं। सुरक्षा गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया, हकलाते हुए फिर भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। मध्यम आयु के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई, एक पल के लिए चुप रहे। तुम्हारा सुरक्षा विभाग और रसद विभाग लापरवाह रहा, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इस महीने का बोनस गया। हाँ, उस बुजुर्ग शर्मा से कहो कि सामने के गेट पर आए और 1 महीने तक पहरेदारी करे। मध्यम आयु का पुरुष ठंडा सा फूंका और मुड़कर चला गया। सुरक्षा गार्डों के माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत ने अपनी कार खड़ी की और मोती टावर के प्रवेश द्वार की ओर वापस लौटे। दूर से जयपुर प्रांत ने हरीश तिवारी को लाल आड़ुओं की तरह सूजी हुई आंखों के साथ देखा। मोटे को रसे हंसने का दौर पड़ गया, जो हरीश तिवारी की पहले की हंसी से भी ज्यादा मजेदार था। हरीश तिवारी के आसपास के कुछ सहपाठी थोड़े कुछ ने पीछे से चुपके से सिर हिलाया और हाथ हिलाया अभिवादन के रूप में। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया। इन लोगों के लिए जो सिरफल का हिस्सा थे, न तो रोहन मल्होत्रा और न ही जयपुर प्रांत ने ज्यादा ध्यान दिया, न ही कोई रंजिश रखी। मैं कहूंगा आड़ू, ओह माफ कीजिए हरीश तिवारी, आप इस सुधार के बाद कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, जयपुर प्रांत ने दृढ़ता से कहा, अंगूठा दिखाते हुए। हरीश तिवारी की आंखें लगभग खंजर फेंक रही थीं, लेकिन वह फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने में कामयाब रहा, जो काफी जटिल भाव था। सबसे ऊपरी मंजिल नभमंडल कक्ष हमारा रिजर्व निजी कमरा है, आप दोनों ऊपर जा सकते हैं, हरीश तिवारी ने कहा। नभमंडल कक्ष ऐसा लगता था जैसे किसी उपन्यास की संप्रदाय, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने रक्तकमल के माध्यम से कुछ पूछताछ की थी। नभमंडल वास्तव में एक कदम में आकाश तक पहुंचना कहावत से लिया गया था, जो अमीरों की मानसिकता को पूरा करता था, प्राचीन शैली को प्रदर्शित करता था और मोती टावर की
ऊंचाई को उजागर करता था, जैसे कि कोई सबसे ऊपरी मंजिल पर बादलों के स्तर पर खड़ा हो। एक कदम में आकाश तक पहुंचना। हाँ, रोहन मल्होत्रा मुस्कुराया। शायद मैं जल्द ही बादलों से नीचे गिरूंगा, जैसा कि रोहन मल्होत्रा सोच रहा था। उसने अचानक हरीश तिवारी की आंखों में एक चालाक चमक देखी। ये लड़का अब कौन सी दुष्ट चाल सोच रहा है? तो हम ऊपर जाते हैं और तुम यहाँ नीचे दरवाज़ा संभालते रहो। हाहा, जयपुर प्रांत जोर से हंसा। कुत्ते वास्तव में दरवाज़ा रखवाली के लिए उपयुक्त हैं। हरीश तिवारी ने मोटे के शब्दों के पीछे का तंज पकड़ा। उसकी नज़र में गुस्सा चमका, लेकिन उसने इसे ज़बरदस्ती दबाया, न सुनने का नाटक किया। हरीश तिवारी को नजरअंदाज करते हुए रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत मोती टावर के अंदर की ओर बढ़े। केवल लॉबी के प्रवेश द्वार पर 2 सुरक्षा गार्डों द्वारा रोक दिए गए। महोदय, आप अंदर नहीं जा सकते, एक गार्ड ने रोहन मल्होत्रा से स्पष्ट रूप से कहा। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? जयपुर प्रांत हैरान था। आप जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं, दूसरे गार्ड ने रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा किया। यहाँ हमारे नियम हैं। 88वीं मंजिल से ऊपर मेहमान को औपचारिक पोशाक में होना चाहिए और इस सज्जन के कपड़े नियमों का पालन नहीं करते। रोहन मल्होत्रा का दिमाग तेजी से चला। रक्तकमल ने तुरंत खोज की। वास्तव में मोती टावर की 88वीं मंजिल से ऊपर प्रीमियम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शीर्ष होटल थे, और यही नियम था। ये किसका नियम है? जयपुर प्रांत चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसकी आंखें टिमटिमाई। तुम्हें कैसे पता कि हम 88वीं मंजिल से ऊपर जा रहे हैं? शायद आप सबसे ऊपरी मंजिल पर जा रहे हैं। उस सज्जन ने हमें सचेत किया। एक गार्ड ने हरीश तिवारी की ओर इशारा किया। जयपुर प्रांत के पास तर्क खत्म हो गए। वह मुड़ा हरीश तिवारी को गुस्से से घूरते हुए। वह थोड़ा क्रोधित था और गार्ड से तीखे स्वर में बोला, हम उपभोक्ता हैं, ग्राहक, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर महापौर बिना औपचारिक पोशाक के आए तो क्या आप उसे भी रोकेंगे? उसे हम नहीं रोकेंगे, गार्ड ने आलस्य से जवाब दिया। क्या आप महापौर हैं तुम? जयपुर प्रांत गुस्से से लाल हो गया। छोड़ो मोटवानी, भले ही हम लॉबी में घुस गए, लिफ्ट के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार लोग हैं और वे निश्चित रूप से मुझे इस तरह का पद पहने हुए नहीं जाने देंगे। रोहन मल्होत्रा ने अभी नियमों की खोज पूरी की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनसे अच्छी तरह वाकिफ था। वापस जाकर कपड़े बदलना संभव नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। जैसा कि रोहन मल्होत्रा बोल रहा था, उसने गार्डों की ओर देखा। दोनों गार्डों ने हल्की हंसी छोड़ी। उनका तिरस्कार स्पष्ट था। नियमों के मामले में मोती टावर ने हमेशा उन्हें कड़ाई से लागू किया था। कई लोग विशेष व्यवहार चाहते थे, लेकिन कुछ ही सफल हुए। बाहर हरीश तिवारी ने रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत को वापस लौटते देखा और वह अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाया। जब तक तुम अपनी पूंछ दबाकर बाहर नहीं आते, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम दोनों के बिना रियूनियन का कोई मतलब नहीं है, हरीश तिवारी ने अपने मन में सोचा। उसकी कार में वास्तव में एक सूट रखा हुआ था। ये सिर्फ नियमों का उपयोग करके रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत पर हावी होने का उसका तरीका था। अरे ये रोहन मल्होत्रा, उसने औपचारिक पोशाक भी नहीं पहनी। क्या ये मुसीबत मांगना नहीं है? बिल्कुल, लेकिन देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। क्या वह अच्छा कर रहा है? लगता है मुझे शर्त है कि उसने शायद ही कभी औपचारिक पोशाक पहनी हो। ऐसा शीर्ष छात्र, लेकिन इस हाल में खत्म हुआ। हाय, हरीश तिवारी के पीछे खड़े सहपाठी आपस में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सके। उधर, रोहन घबराओ मत, हमारे पास भी लोग हैं, बस एक पल रुको। जयपुर प्रांत ने सुरक्षा गार्ड को घूरा, जल्दी में अपना फोन निकाला और एक तरफ भाग गया। दोनों सुरक्षा गार्डों ने एक जानकार मुस्कान का आदान प्रदान किया। उनकी मुस्कान में हल्का का एक पुकार था। उन्होंने इस दृश्य को बार बार देखा था। हर कोई सोचता था कि बस 2-4 लोगों को जानने से वे आसमान और जमीन हिला सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से भौहें चढ़ाई, एक योजना के बारे में सोच रहा था। अचानक उसका फोन बजा और हैरानी की बात थी कि यह गुरु सुरेंद्र कायस्थ का था। उस दिन भोज के बाद बूढ़े ने उसे एक निजी नंबर दिया था। रोहन मल्होत्रा एक तरफ गया और कॉल का जवाब दिया। बेटे, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? बाहर आओ, बातें करें, एक कप चाय पिएं। गुरु सुरेंद्र ने उसे निमंत्रित। मुझे खेद है गुरु, मैं अभी एक क्लास रियूनियन में हूं और शायद निकल नहीं सकता, रोहन मल्होत्रा ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब तुम फ्री हो तब बात करेंगे, गुरु सुरेंद्र ने भी थोड़ा खेद व्यक्त कर। क्लास रियूनियन के लिए गुरु को मना करना, अगर विनय गुप्ता और बाकियों ने ये सुना तो वे निश्चित रूप से अपनी छाती पीट रहे होते। फिर भी गुरु मना किए जाने पर जरा सा भी नाराज नहीं हुए। अगर जिला प्रमुख विश्वजी को ये पता तो वह निश्चित रूप से हैरान रह जाता। वैसे गुरु, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? रोहन मल्होत्रा ने जल्दी में पूछा। फोन काटने का ए बाद रोहन माँ आधा लह पेओ की मात्रा ट्रा 2 सुरक्षा गार्डों के पास लौटा। उसका चेहरा शांत और बिना किसी जल्दी के। जयपुर प्रांत पसीना पोंछते हुए वापस दौड़ा और गर्व से रोहन मल्हो से कहा, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। हमारे प्राचार्य के संपर्क व्यापक हैं, उन्होंने यहाँ के नेता से बात कर ली है, निश्चिंत रहो, हम जल्दी ही अंदर होंगे। दोनों सुरक्षा गार्डों ने फिर से हल्की हंसी छो। हालांकि बस एक पल बाद दोनों ने अपने ईयरपीस को दबाया और भौहें चढ़ाकर सुनने लगे। हाउसकीपिंग श्रीमती शर्मा कह रही हैं, उन्हें अंदर ले जाओ, फिर उन्हें वहां ले जाओ और भीड़ से बचो।
दोनों सुरक्षा गार्ड अनिच्छा से कुछ बड़बड़ाए और अनमने ढंग से सहमत हुए। मेरे सर, आता आओ, एक सुरक्षा गार्ड ने बहुत कड़े स्वर में कहा। जयपुर प्रांत फिर भी प्रवेश पाकर बहुत खुश था, स्थिति की परवाह किए बिना, और यहाँ तक कि रोहन मल्होत्रा को गर्व भरी मुस्कान दिखाए। रोहन मल्होत्रा ने अपने मोटे दोस्त को अंगूठा दिखाया। दोनों सुरक्षा गार्ड के पीछे पीछे अंदर गए। वे अंदर चले गए। हरीश तिवारी के पास किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। हरीश तिवारी खुद चौंक गया, कुछ अविश्वास में। लगता है जयपुर प्रांत इस मोटे सुअर के पास अभी भी कुछ चालें हैं। हरीश तिवारी बड़बड़ाया, फिर मुस्कुराया। खैर, वह जितना ज्यादा सक्षम है उसे नीचे गिराने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। रोहन मल्होत्रा और उसका साथी अभी अभी गए थे। एक मध्यम आयु का पुरुष जिसके सिर भरे हुए थे लेकिन चेहरा उल्लेखनीय रूप से युवा था, जल्दी में आया। सुरक्षा गार्ड जो पहले बेपरवाह थे, इस व्यक्ति को देखकर चौंक गए। जल्दी सीधे खड़े हुए और सलाम करने ही वाले थे। मध्यम आए छोटे ऊ के व्यक्ति ने उन्हें इशारा करके रोका। चिंतित होकर पूछा, वे कहाँ हैं? वे जो अभी तुम लोगों ने यहाँ रोके थे। ये थी श्रीमती शर्मा, थी हाउसकीपिंग से। उन्होंने मांग किया कि हम उन्हें अंदर जाने दें। वे अभी अंदर ले जाए गए हैं। सुरक्षा गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया, हकलाते हुए फिर भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। मध्यम आयु के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई। एक पल के लिए चुप रहे। तुम्हारा सुरक्षा विभाग और रसद विभाग लाभ रवा रहा, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इस महीने का बोनस गया। हाँ, उस बुजुर्ग शर्मा से कहो कि सामने के गेट पर आए और 1 महीने तक पहरेदारी करे। मध्यम आयु का पुरुष ठंडा सा फूंका और मुड़कर चला गया। सुरक्षा गार्डों के माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। सुरक्षा गार्ड ने रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत को एक लिफ्ट तक ले गया और ठंडे ढंग से उन्हें एक कार्ड दिया, संक्षेप में निर्देश दिए और फिर मुड़कर चला गया। कार्ड सुरक्षा विभाग का एक अस्थायी प्रवेश पत्र था। इसके साथ वे लिफ्ट का संचालन करके सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच सकते थे। प्रवेश द्वार की ओर वापस जाते समय सुरक्षा गार्ड ने अचानक अपनी भौहें सिकुड़ी। एक हाथ अपने बड़ी ईसा पर रखा, जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उसने उस मध्यम आयु के व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा, जिसके सिर पर दादी माँ जैसे ग्रे बाल थे। उसका चेहरा गंभीर और कुछ अधीर था। गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया और वह तेजी से उससे मिलने दौड़ा। वे कहाँ हैं? मध्यम आयु के व्यक्ति ने गार्ड को बोलने का इंतजार किए बिना मांग की। वहां गार्ड ने तुरंत इशारा किया। दूर रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत अभी भी इंतजार कर रहे थे। मध्यम आयु का व्यक्ति ने गार्ड को नजरअंदाज किया और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। गार्ड ने घबराहट में थूक निगला और कुछ बार बेचैनी और चिंता के साथ इधर उधर देखा, फिर तेज बड़ी ई से वहां से भाग गया। इंद्रपुर मोती टावर में 1 दर्जन से ज्यादा लिफ्ट लॉबी हैं और जिसके पास रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत इंतजार कर रहे थे, वह विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर के कर्मियों के लिए थी। मोती टावर की नीति के कारण यहां लिफ्ट का इंतजार करने वाला हर कोई औपचारिक पोशाक में था, इसलिए उनकी पोशाक स्पष्ट रूप से अलग दिख रही थी। जयपुर प्रांत रोहन मल्होत्रा से इंद्रपुर में अपने नेटवर्क के बारे में डींग मार रहा था, गर्व से भरा हुआ। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराया और एक अच्छे श्रोता की भूमिका निभाई। क्षमा करें, क्या आप श्री रोहन मल्होत्रा हैं? अचानक पीछे से एक आवाज आई। रोहन मल्होत्रा मुड़ा। उसने एक मध्यम आयु के व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर पूरे ग्रे बाल थे, लेकिन त्वचा 30 या 40 साल के पुरुष की तरह गोरी थी, एक गर्म मुस्कान के साथ। वह बहुत सुसंस्कृत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों और भौहों के कोनों से निकलने वाली आभा विनय गुप्ता से भी ज्यादा प्रबल थी। आप कौन हैं? रोहन मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। वह निश्चित था कि उसने पहले कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था। मैं गुरु सुरेंद्र कायस्थ की ओर से आया हूँ। एक कदम देर होने के लिए माफी चाहता हूँ, मध्यम आयु के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आत्मीयता के साथ अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम चेतन मिश्रा है। चेतन मिश्रा। जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने नाम सुना, उसका दिमाग घूमा और रक्तकमल ने तेजी से मोती टावर चेतन मिश्रा पर सभी जानकारी खोजी। जब उसे जानकारी मिली, रोहन मल्होत्रा ने तेजी से सांस ली। चेतन मिश्रा इंद्रपुर मोती टावर के समग्र प्रभारी विकास कंपनी के उपाध्यक्ष और चून की विकास कंपनी सरकारी थी। वह विनय गुप्ता से भी ज्यादा शक्तिशाली था। रोहन मल्होत्रा को जो हैरान करता था, चेतन मिश्रा के लहजे से उसने गुरु सुरेंद्र कायस्थ को अपना शिक्षक भी कहा। क्या गुरु सुरेंद्र कायस्थ के शिष्य वाकई इतने शक्तिशाली थे? रोहन मल्होत्रा को अब गुरु का एक नया सम्मान प्राप्त हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि विनय गुप्ता और विकास यादव इतने सम्मानजनक थे, यहाँ तक कि महापौर से निपटने की तुलना में ज्यादा सावधान। क्या मैं आपसे निजी तौर पर बात कर सकता हूं? चेतन मिश्रा ने एक तरफ आमंत्रित करने का इशारा किया। रोहन मल्होत्रा उनके साथ एक शांत क्षेत्र में गया। जयपुर प्रांत पीछे रह गया, ये जानते हुए कि उन्हें जगह देनी चाहिए। सच कहें तो चेतन मिश्रा भी रोहन मल्होत्रा की जवानी से हैरान था। उनके अपने शिक्षक द्वारा प्रशंसित व्यक्ति इतना युवा निकला। हालांकि आश्चर्य के अलावा चेतन मिश्रा के चेहरे पर जरा भी तिरस्कार का भाव नहीं था। कुछ शब्दों की बातचीत के बाद रोहन मल्होत्रा की स्वाभाविक वाणी और विनम्र व्यवहार ने चेतन मिश्रा को बहुत प्रभावित किया। हमारे शिक्षक की नज़र में तुम वाकई कुछ खास हो, उन्होंने बार बार
मुझसे जोर दिया कि तुम्हारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चेतन मिश्रा की मुस्कान गर्म थी और उन्होंने रोहन मल्होत्रा से दोस्तों की तरह बात की, उन्हें बराबर का दर्जा दिया। तुम्हारा जमावड़ा नभमंडल कक्ष में है। वह एक छोटा निजी कमरा है। मैं अभी इसे एक बड़े निजी कमरे में बदल देता हूँ और एक और भोज तैयार करता हूँ। सभी खर्चे मेरे होंगे, इस बारे में मुझसे बहस मत करना। तुम्हें अपने बड़े भाई को ये सम्मान देना चाहिए। चेतन मिश्रा का लहजा लगभग निर्विवाद था। तो मैं एक दिग्गज के कंधों पर चढ़ता हूं और आपको बड़ा भाई कहता हूं, रोहन मल्होत्रा ने सच्ची मुस्कान के साथ जवाब दिया। बनावटी नहीं बनना चाहता बड़े भाई चेतन, मैं आपकी उदारता की सराहना करता हूं, लेकिन ये सहपाठियों का जमावड़ा मेरे द्वारा आयोजित नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया, हमारे बीच काफ़ी बड़ा विवाद है। रोहन मल्होत्रा ने विस्तार नहीं किया, लेकिन सबकी आंखें ठंडी हो गईं। चेतन मिश्रा जैसा कि वह था तुरंत समझ गया और अपरिवर्तित मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, इस बार इसे भूल जाते हैं। चेतन मिश्रा रुका, फिर जारी रखा, यहाँ मेरे शब्दों का अभी भी वजन है। युवाओं के लिए दोस्ती और रंजिश में आनंद लेना बुरा नहीं है। चेतन मिश्रा ने और कुछ नहीं कहा। रोहन मल्होत्रा हंसा। तो मैं बड़े भाई चेतन का धन्यवाद करता हूँ, ज़रूरत नहीं, बस अपने शिक्षक को समय मिलने पर मुझसे मिलने का लिए ज़्यादा ले आया करो। चेतन मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक रोहन मल्होत्रा लौटा, जयपुर प्रांत थोड़ा अधीर हो चुका था। हम कई लिफ्ट छोड़ चुके हैं। अरे वह अभी तुम्हारा दोस्त था? जयपुर प्रांत ने पूछा। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और सीधे उसे दूसरी दिशा में चलने का इशारा किया। लिफ्ट का इंतजार नहीं कर रहे, ये कुछ मिनटों में आएगी, जयपुर प्रांत ने पुकारा। रोहन मल्होत्रा ने चुप रहने का इशारा किया, पास के लोगों की ओर देखा और जयपुर प्रांत से फुसफुसाया, मेरे दोस्त ने अभी मुझे बताया कि वहाँ एक कम इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट है और वह भी उपलब्ध है, चलो जल्दी। ऐसा अच्छा सौदा। जयपुर प्रांत जल्दी से रोहन मल्होत्रा के पीछे पीछे चला। वे एक कोने में मुड़े और एक दरवाज़ा धक्का देकर खोला और वास्तव में अंदर एक लिफ्ट थी। संचालक बाहर की मध्यम आयु की महिला नहीं थी, बल्कि एक बहुत युवा और सुंदर महिला थी, जैसे कोई फिल्म स्टार। सफ़ेद ब्लाउज, घुटनों से ऊपर की स्कर्ट, काले स्टॉकिंग्स और हाई हील्स में उसकी मुस्कान मधुर और रूपाकर्षक। क्या अब सभी लिफ्ट संचालक इतने अच्छे दिखते हैं? जयपुर प्रांत ने आश्चर्य से कहा। दोनों लिफ्ट में दाग छोटी इलहुए और रोहन मल्होत्रा ने सामान्य व्यवहार का नाटक करते हुए सुरक्षा गार्ड द्वारा दी गई पर्ची सौंप दी। सचिव जैसी सुंदरता ने लगातार मुस्कुराते हुए इसे लिया और सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट तेज और स्थिर थी। जयपुर प्रांत अभी भी उस सुंदर महिला के उच्च श्रेणी के इत्र की खुशबू में डूबा हुआ था कि अचानक वे पहुंच गए। इस गलियारे में सीधे अंत तक चलें और आपके बाएं हाथ की ओर आपको नभमंडल कक्ष मिलेगा, री ने मधुर आवाज और हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। जयपुर प्रांत कुछ हिचकिचाते हुए जाना चाहता था, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। सबसे ऊपरी मंजिल का गलियारा बेहद विशाल था, कई मीटर ऊंचा, एक भव्य और खुला दृश्य प्रदान करता था जो किसी 5 सितारा होटल की लॉबी से तुलनीय था। दोनों तरफ दरवाजे काफी दूरी पर थे। शिखर कक्ष, चंद्रवाटिका भवन, वसंत जल मार्ग, सभी नाम व्यक्तिगत चरित्र या काव्यात्मक आकर्षण वाले थे। कुछ लोग आ जा रहे थे, विभिन्न निजी कमरों में प्रवेश और निकास कर रहे थे और जयपुर प्रांत अंदर झांकना चाहता था, लेकिन अशिष्ट दिखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को रोका। आखिरकार वे नभमंडल कक्ष के सामने पहुंचे। दरवाज़ा खोलने से पहले इसे अंदर से एक दुबले लंबे पुरुष ने खोला। रोहन मल्होत्रा और उसके साथी को देखकर दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। रोहन जितेंद्र, उस पुरुष ने खुशी से कहा। लोकेश, रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत भी आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। उनके कॉलेज के आखिरी साल में हर कोई रोहन मल्होत्रा और उसके भाई से प्लेग की तरह नहीं भागा, उनसे बचने की कोशिश नहीं की। कुछ हमेशा उनके चरित्र पर विश्वास करते थे और उनकी मदद के लिए बहुत प्रयास करते थे। लोकेश नारायण उनमें से एक था। जैसे ही तीनों फिर से मिले, वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहने के लिए बहुत कुछ था। देखो तुम्हें लड़के, तुम काफ़ी कर रहे हो, ज़रूर मोटी कमाई कर रहे हो। जयपुर प्रांत हंसा। बस ठीक ठाक, लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता की छाया थी जिसे उसने फिर छिपा लिया। जीवन में उतार चढ़ाव किसके नहीं होते? अगर गड्ढे और खड्डे न हो तो क्या इसे जीना कहेंगे? लोकेश ने रोहन मल्होत्रा को देखा। कैजुअल कपड़े पहने, कोई ब्रांड दिखाई नहीं देता, फिर भी उसका व्यवहार आरामदायक और बेफिक्र था। उसके समकालीनों में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति वास्तव में इस हाल में आ गया। लोकेश उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। लोकेश ने रोहन मल्होत्रा के लिए दरवाज़ा खुला रखा, जिसने हल्की मुस्कान दी और अंदर कदम रखा। मैं यहाँ हूँ, नभमंडल कक्ष। चेतन मिश्रा ने उल्लेख किया था कि यह एक छोटा निजी कमरा है। तो रोहन मल्होत्रा ने शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वह भी हल्का सा चौंक गया। ये कमरा बिल्कुल भी छोटा नहीं था। यह आसानी से 400-500 लोगों की बैठक को समायोजित कर सकता था। बिना भीड़भाड़ के प्रवेश द्वार के सामने विशाल फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियां थीं जो इंद्रपुर का एक मनोरम दृश्य प्रदान करत बड़ी थीं।
कमरा विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित था, विशेष रूप से भोज, आराम और मंच के लिए, लगभग वह सब कुछ जो कोई चाह सकता है। इसके अलावा साज-सज्जा पूरी तरह से प्राचीन शैली में थी, जो एक पुरातन और प्राचीन आकर्षण दे रही थी। पहली नज़र में रोहन मल्होत्रा को वाकई लगा कि वह समय में पीछे चला गया है। क्या यही है जिसे मोती टावर में छोटा निजी कमरा कहते हैं? रोहन मल्होत्रा थोड़ा हैरान था। ऐसा लगता था कि बड़े भाई चेतन बहुत विनम्र थे। अब वह वास्तव में उत्सुक था कि बड़े निजी कमरे कैसे दिखेंगे। जयपुर प्रांत भी आश्चर्यचकित था। कमरे में पहले से ही दर्जनों लोग थे और उनके इधर उधर बिखरे होने के बावजूद यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से विशाल लग रहा था। जैसे ही रोहन मल्होत्रा और उनका समूह अंदर आए, उन लोगों ने ध्यान दिया। उन्हें देखकर लोग आपस में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सके। क्या वह रोहन मल्होत्रा नहीं है? और जयपुर प्रांत भी वे हाँ क्या कर रहे हैं? छीछी, इंद्रपुर विश्वविद्यालय के दो बड़े नीच वाकई घिनौने। देखो रोहन मल्होत्रा ने क्या पहना है, कितना गंदा। पहले उसे शीर्ष प्रतिभा कहते थे, सब बकवास, बिल्कुल, खासकर हर्षित बंसल की तुलना में। एवं वह तो भिखारी जैसा लगता है। हाँ, क्या वे अब बेशर्मी से मुफ्त खाना खाने आए हैं? विभिन्न फुसफुसाती आवाज़ें जो रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत पहले से ही सुन सकते थे, कानों में बेहद अप्रिय थीं। उन आवाज़ों का तो जिक्र ही नहीं जो वे नहीं सुन सके। जितेंद्र मोटवानी का चेहरा खट्टा हो गया और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ानी शुरू कर दी, उन लोगों से भिड़ने के लिए तैयार जो कठोर टिप्पणियां कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने उसे पकड़ लिया और हल्के से सिर हिलाया। मोटवानी की माथे की नसें फड़क रही थीं, लेकिन रोहन मल्होत्रा की एक नज़र के बाद उसने अपने गुस्से को दबा लिया। तुम लोगों को वाकई नहीं आना चाहिए था, लोकेश नारायण ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं खुद यहाँ आने का लगभग पछता रहा हूँ। रियूनियन कहते हैं, लेकिन देखो किस तरह के लोग आए हैं। रोहन मल्होत्रा ने लोकेश नारायण को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और उससे फुसफुसाया, थोड़ी देर में हमारे साथ मत बैठना। ये भी एक तरह की सुरक्षा थी। रोहन मल्होत्रा ने जितेंद्र मोटवानी को आराम क्षेत्र के एक खाली हिस्से की ओर ले गया। लोकेश नारायण ने उनकी पीठ को जाते हुए देखा और उनका पीछा किया। लोकेश नारायण जानता था कि रोहन मल्होत्रा का इरादा अच्छा है, लेकिन वह डरता नहीं था। वह स्कूल के दिनों में भी उनके साथ खड़ा होता। जब रोहन मल्होत्रा और जितेंद्र मोटवानी बैठ गए, लोकेश नारायण ने भी अपनी सीट ले ली। रोहन मल्होत्रा ने सराहना भरी मुस्कान दी। मोटवानी ने चौड़ी मुस्कान दी। कुछ दोस्तियां तूफानों और समय के बीतने के बाद भी पहले की तरह मजबूत रहती हैं। तुम लोकेश नारायण अतीत में हमारे अच्छे दोस्त रहे हो और भविष्य में भी रहोगे। अगर तुम कभी मुश्किल में पड़ो, मैं रोहन मल्होत्रा निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। लोकेश नारायण को कुछ परेशान करने वाली बात थी। रोहन मल्होत्रा ने उससे जवाब के लिए दबाव नहीं डाला। वह केवल एक वादा दे सकता था। इस रियूनियन के बाद लोकेश नारायण समझ जाएगा कि रोहन मल्होत्रा के पास अपने शब्दों का समर्थन करने की ताकत है। लोकेश नारायण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने रोहन मल्होत्रा के साधारण कपड़ों और औसत सफलता को कम नहीं आंका और उसके शब्दों को गंभीरता से लिया। मुझे विश्वास है कि तुम रोहन मल्होत्रा पुरुषों में एक गरुड़ हो और तुम हमेशा गुमनामी में नहीं रहोगे। लोकेश नारायण ने रोहन मल्होत्रा के लिए एक कप चाय डाली, फिर जितेंद्र मोटवानी के लिए और अंत में अपने लिए। उनके आसपास कुछ बड़बड़ाती आवाज़ें सुनाई दीं। लोकेश नारायण रोहन मल्होत्रा और जयपुर पर प्रांत के साथ क्यों बैठा है? वे हमेशा एक ही तरह के पक्षी थे, एक साथ झुंड में। सुना है लोकेश नारायण को हाल ही में कुछ व्यावसायिक समस्याएं आई हैं। वह मदद की तलाश में है, जैसे कि हर्षित बंसल और अन्य लोग उसकी मदद करेंगे। इन टिप्पणियों के बावजूद लोकेश नारायण का चेहरा अपरिवर्तित रहा। क्या तुम्हें विश्वविद्यालय के दिनों का हमारा पसंदीदा गाना याद है? अचानक मुस्कुराते हुए लोकेश नारायण ने गुनगुनाना शुरू किया। कल सारी महिमा दूर की यादें बन गईं। आधी जिंदगी मेहनत करने के बाद आज रात मैं फिर से तूफान में कदम रखता हूँ। मैं लहरों के साथ बह नहीं सकता उन प्रियजनों के लिए जिन्हें मैं संजोता हूँ, चाहे कितना भी कठिन या मुश्किल छोटी इला हो। मुझे मजबूत रहना होगा उन अपेक्षित निगाहों के लिए, दूर की नज़रों के साथ। जितेंद्र मोटवानी भी गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं सका। जब तक दिल कायम है, सपने उसका पीछा करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अभी भी सच्चा प्यार है। सफलता और असफलता को साहस के साथ देखते हुए ये केवल फिर से शुरू करना है। रोहन मल्होत्रा उनके साथ जोर से गाने में शामिल हो गया। तीनों पुरुष आसपास की तिरस्कार, अवमानना या उपहास की नज़रों के बीच धीरे धीरे अपनी आवाज़ें बुलंद करने लगे। एक कोने में एक जोड़ी आंखें उन्हें गौर से देख रही थीं। जैसे ही रोहन मल्होत्रा और अन्य ने गाना खत्म किया, उन आंखों का मालिक खड़ा हुआ, उत्साह और उत्तेजना भरी नज़रों के साथ तेजी से उनकी ओर बढ़ा। रोहन मल्होत्रा, जयपुर प्रांत, यह वाकई तुम हो? बहुत समय बाद मिले। मैं कुछ संदेशों में व्यस्त था और मुझे नहीं पता था कि तुम आ गए हो। वह व्यक्ति लोकेश नारायण के बगल में बैठ गया। उसकी मुस्कान सच्ची थी। वह बहुत लंबा नहीं था, उसके बाल सावधानी से कंघी किए हुए थे, सोने की फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए, अभी भी एक सौम्य और परिष्कृत विद्वान का आचरण। सौरभ यादव। रोहन मल्होत्रा ने हल्का सा मुड़ कर मुस्कान के साथ उसका नाम पुकारा। अरे देखो कौन है, किताबी कीड़ा, तुम भी यहाँ हो? जितेंद्र मोटवानी ने आश्चर्य में चिल्लाया।
विश्वविद्यालय के दिनों में सौरभ यादव अनिवार्य रूप से उनका अनुयायी था। सौरभ यादव वह काफ़ी नम्र था और अक्सर धमकाया जाता था, और चूंकि वह मोटे का रूममेट था, हमेशा जितेंद्र मोटवानी ही था जो उसके लिए खड़ा होता था। जितेंद्र मोटवानी अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता था, अक्सर बहुत कमज़ोर सौरभ यादव का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ता था। रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत को मुश्किलों का सामना करने से पहले सौरभ यादव हमेशा उनका छोटा अनुयायी रहा था। उनकी मुश्किलों के बाद सौरभ यादव उनकी नज़रों से गायब हो गया। अपने आप को बचाने के लिए ये समझ में आता था, रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत ने उससे कोई रंजिश नहीं रखी, हर कोई लोकेश नारायण जैसा नहीं हो सकता। सौरभ यादव को बैठते देख लोकेश नारायण की मुस्कान थोड़ी कम हो गई, उसकी आंखें कुछ ठंडी थीं। उसे सौरभ यादव के लिए ज़्यादा लगाव नहीं था, फिर भी सौरभ यादव ने लोकेश नारायण के प्रति अपनी मुस्कान बनाए रखी। रोहन मल्होत्रा, तुम अब कहाँ धन कमा रहे हो? सौरभ यादव ने रोहन मल्होत्रा का जायजा लिया और हंसा, इतने कैजुअल और आरामदायक कपड़े पहने मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम तो व्यक्तित्व से भरे हो। इन शब्दों पर जितेंद्र मोटवानी को असंतोष हुआ। अरे सुनो किताबी कीड़ा, अभी हम आरे पहले नाम से पुकारना एक बात थी, लेकिन तुम फिर से क्यों कर रहे हो? विश्वविद्यालय में तुम हमें भाई रोहन, भाई जितेंद्र कहते थे। ऐसा लगता है कि अब तुम सफल हो गए हो, तुम हमें गंभीरता से नहीं लेते। टिप्पणी स्पष्ट थी। सौरभ यादव की मुस्कान जकड़ गई, फिर उसने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, इतने सालों बाद उन नामों को पुकारना अजीब लगता है। भाई जितेंद्र, बुरा मत मानो भाई रोहन, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। रोहन मल्होत्रा उदासीनता से मुस्कुराया, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अरे हाँ, मैं अपना परिचय देना भूल गया। सौरभ यादव खड़ा हुआ और एक बिजनेस कार्ड निकाला, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिया। इंद्रपुर सिटी बैंक लोकंगा शाखा कर लाइन मैनेजर जितेंद्र मोटवानी ने पद को जोर से पढ़ा, कुछ आश्चर्यचकित। बुरा नहीं किताबी कीड़ा, तुम अब बैंक मैनेजर हो, क्या तुम हमें लोन दे सकते हो? बेशक, अगर तुम्हें ज़रूरत हो, सौरभ यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इंद्रपुर सिटी बैंक। हाँ, रोहन मल्होत्रा के बटुए में अभी भी प्रेम प्रकाश गुप्ता, इंद्रपुर सिटी बैंक के अध्यक्ष का एक सुनहरा बिजनेस कार्ड था। वह भी एक मोहरा था। जयपुर प्रांत और सौरभ यादव ने गर्मजोशी से बातचीत की। लोकेश नारायण एक तरफ खड़ा रहा, चुप। रोहन मल्होत्रा भी चुप था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका सौरभ यादव के प्रति कोई विशेष रवैया था, बल्कि वह कुछ और बातों के बारे में सोच रहा था। सौरभ यादव ने जयपुर प्रांत के साथ अतीत और वर्तमान के बारे में बात की। शुरुआत में उसे सीधे उसके नाम से संबोधित करने के बाद सौरभ यादव ने अब पूरी तरह से अपना लहजा बदल लिया, उसे स्नेह से जितेंद्र भाई कहकर पुकारा। बातचीत के दौरान सौरभ यादव ने लगातार रोहन मल्होत्रा पर ध्यान दिया, उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन रोहन मल्होत्रा व्यस्त था और उसके जवाब अस्पष्ट और औपचारिक थे। कई असफल कोशिशों के बाद सौरभ यादव ने हार मान ली। मेरे भाई रोहन अब कहाँ काम कर रहे हैं? सौरभ यादव ने जयपुर प्रांत से पूछा। जब उसे रोहन मल्होत्रा से कुछ नहीं मिला। वह मुझे नहीं पता, शायद किसी परियोजना की योजना बना रहे हों, जयपुर प्रांत ने जवाब दिया, सवाल को टालते नहीं बल्कि वास्तव में अनजान था और उसने नहीं पूछा था। इसके अलावा उसे परवाह क्यों करनी चाहिए, चाहे रोहन मल्होत्रा कर्मचारी हो या नेता? क्या वह जयपुर प्रांत के लिए अभी भी भाई नहीं था? अरे किताबी कीड़ा, तुम अब क्लाइंट मैनेजर हो, है ना? तुम्हें लोन मंजूर करने का अधिकार है ना? सीमाएं और ब्याज दरें क्या हैं? जयपुर प्रांत की अपनी चिंताएं थीं। क्या जितेंद्र भाई, क्या तुम लोन लेने की सोच रहे हो? सौरभ यादव ने इसे तुरंत भांप लिया। मैं बस यूं ही पूछ रहा हूं, कौन जानता है, शायद एक दिन ज़रूरत पड़ जाए, जयपुर प्रांत ने कहा, सीधा बैठते हुए और रोहन मल्होत्रा की ओर देखते हुए, फिर अपने चेहरे को खरोंचते हुए बड़बड़ाया। तो तुम सीधे मेरे पास आ सकते थे, क्या हम भाई नहीं हैं? अगर यह हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं किसी को ढूंढ लूंगा। सौरभ यादव ने उत्साह से अपनी छाती ठोकते हुए कहा। अब मुझे बताओ तुम क्या जानना चाहते हो और मैं तुम्हें समझाऊंगा। इन शब्दों पर जयपुर प्रांत उत्साहित हो गया और वास्तव में पूछने लगा। लोन के बारे में जितेंद्र मोटवानी को आधा भी नहीं पता था, वह केवल इतना जानता था कि बैंकों से पैसे उधार लिए जा सकते हैं। सौरभ यादव ने धैर्यपूर्वक समझाया, लोन के प्रकारों से शुरू करते हुए स्वनियोजित लोन क्या है, ट्रस्ट लोन, विशिष्ट लोन, क्रेडिट लोन, सुरक्षित लोन, बिल डिस्काउंट लोन, कमोडिटी मोर्टगेज लोन क्या है। जयपुर प्रांत ने सुना, पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन मोहित हो गया, यह महसूस करते हुए कि सौरभ यादव गहन रूप से गूढ़ था। लोकेश नारायण ने ठंडी नज़रों से एक तरफ से देखा। कई बार उसने जानबूझकर टेबल के नीचे जयपुर प्रांत के पैर पर लात मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोटा आदमी अगर लात से दर्द हुआ तो बस अपनी स्थिति बदल लेता। फिर भी सौरभ यादव के उत्साही स्पष्टीकरण को एक गंभीर प्राथमिक स्कूल के छात्र की तरह सुनता रहा। लोकेश नारायण ने आखिरकार हार मान ली। दूसरी तरफ रोहन मल्होत्रा को सौरभ यादव और जयपुर प्रांत की बातचीत में बिल्कुल रुचि नहीं थी। अपने फ़ोन पर नज़र डालते हुए उसके होंठ धीरे धीरे कहल की मुस्कान में मुड़े, जो गहरे अर्थ और असीम आत्मविश्वास से भरी थी। लोकेश नारायण की आंखें उस मुस्कान पर चमक उठी जो उसे इतनी परिचित थी। उनके कॉलेज के दिनों में जब रोहन मल्होत्रा ने विभिन्न प्रतियोगी
ता चैंपियनशिप जीती थी, तब जीत उसके हाथ में होने पर वह ऐसी ही अनूठी आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता था। तुम लोग बात करते रहो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। रोहन मल्होत्रा खड़ा हुआ। जाओ, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। जयपुर प्रांत ने सौरभ यादव को रुकते देख जल्दी से रोहन मल्होत्रा की ओर हाथ हिलाया, फिर सौरभ यादव को वापस उनकी चर्चा में खींच लिया। निजी भोजन कक्ष में अपना वॉशरूम था जो रोहन मल्होत्रा ने अंदर आने पर देखा था। अब वह वहां की ओर गया। लोकेश नारायण ने उत्साह से बात कर रहे दोनों की ओर देखा, चुपके से खड़ा हुआ और बिना एक शब्द कहे पीछे पीछे गया। निजी भोजन कक्ष का वॉशरूम काफ़ी बड़ा था, आखिरकार पूरी जगह सैकड़ों लोगों का और समायोजित कर सकती थी और एक छोटा वॉशरूम मांग को पूरा नहीं कर सकता था। रोहन मल्होत्रा अभी अंदर गया ही था कि लोकेश नारायण ठीक पीछे आ गया। क्या बात है लोकेश, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रोहन मल्होत्रा रुका और अंदर झांका। बाथरूम में कोई और नहीं था। लोकेश नारायण ने सिर हिलाया, थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी पास आया और अपनी आवाज़ धीमी की। सौरभ यादव से सावधान रहो, वह अच्छा नहीं है, लोकेश नारायण ने गंभीरता से कहा। फिर ऐसा लगा जैसे वह बस गपशप कर रहा हो। मुझे पता है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। रोहन मल्होत्रा ने उसकी ओर मुस्कुराया, जैसे अपने आप से बड़बड़ाते हुए, मोटवानी बहुत वफादार है, स्वाभाविक रूप से। ए सरल दिमाग वाला हमेशा लोगों में पहले अच्छाई देखता है। लोग बदल जाते हैं, मानव हृदय पर कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। ये बातें उसे बताने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा। रोहन मल्होत्रा की आंखें तेज थीं। लोकेश नारायण को आश्वासन मिला। वह मुड़ा और बाथरूम से निकलने वाला था। लोकेश, जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, रोहन मल्होत्रा ने उसे रोका। लोकेश नारायण ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराया, मैं तुम्हें एक अच्छा भाई मानता हूं, जितेंद्र मोटवानी जितना ही महत्वपूर्ण। मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूं और तुम्हारी मदद करने की आशा करता हूं। अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं सक्षम हूं, कृपया मेरी मदद मांगो और मुझे हाथ बढ़ाने का अवसर दो। रोहन मल्होत्रा ने अपने संदेश पर जोर दिया, ये दिखाते हुए कि वह लोकेश नारायण को कितना महत्व देता है। लोकेश नारायण की आंखें गर्म हो गईं और उसने जोर से सिर हिलाया और बाहर चला गया। रोहन मल्होत्रा वहां गया, बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, फिर अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, ये रोहन मल्होत्रा है, आइए एक समय तय करें। रोहन मल्होत्रा और लोकेश नारायण के जाने के बाद जयपुर प्रांत, जो सौरभ यादव की लोन ज्ञान की बातें उत्सुकता से सुन रहा था, ने बाथरूम की दिशा में देखा और फिर अपनी मुस्कान को संयमित किया। सौरभ यादव की अंतहीन बकबक को रोक दिया। उसके चेहरे पर उदासी और थकान की हल्की छाप थी। जितेंद्र भाई, तुम्हें क्या हुआ? बैंक ग्राहक मैनेजर बनने के बाद सौरभ यादव लोगों को पढ़ने में काफ़ी निपुण हो गया था और तुरंत धीमी सावधान आवाज़ में पूछा। जयपुर प्रांत अपने चेहरे की मसाज की, उसे गंभीरता से देखते हुए। किताबी कीड़ा, सच तो यह है, मुझे वाकई लोन की ज़रूरत है। सौरभ यादव की आंखें थोड़ा चमक उठीं। जयपुर प्रांत ने अपनी कनपटियों को मलते हुए समझाया, तुम शायद नहीं जानते, मैंने एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया था और यह अच्छा चल रहा था, लेकिन हाल ही में नकदी प्रवाह का संकट आ गया है। मुझे पैसे की कमी है, मुझे 30 लाख रुपए की ज़रूरत हो सकती है और अगर मैं 1 महीने के भीतर धन नहीं जुटा सका तो मेरे सालों के प्रयास बेकार हो जाएंगे। मैं वाकई फिर से शुरुआत करूंगा। अरे क्या यह इतना गंभीर है? क्या रोहन को पता है? सौरभ यादव ने संकोच के साथ पूछा। मैंने उसे नहीं बताया हूँ। से यह बात बताने से क्या फ़ायदा? जयपुर प्रांत ने हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराया, सच कहूँ मैं आज यहाँ उसे समर्थन देने आया हूँ। तुम समझते हो अगर मैं उसे अब बताऊँ मेरी स्थिति तो खत्म हो जाएगी। रोहन तब श्री हर्षित का सामना करने के लिए आज कैसे शांत रहेगा? हम भाई हैं, मैं उससे चाहे मर जाऊं तब भी नहीं बता सकता। हाँ जितेंद्र भाई, तुम वाकई कमाल हो। सौरभ यादव ने अपने चश्मे को ठीक किया और अंगूठा दिखाया। यह अच्छा हुआ कि मैं जब तुमसे मिला, जयपुर प्रांत ने भावुक होकर कहा और सौरभ यादव के कंधे पर थपथपाया। क्या तुम इस पर विचार कर सकते हो? एक भाई की 30 लाख के लोन से मदद करो या फिर 20 लाख भी चलेगा। सौरभ यादव ने नीचे देखा और एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं जितेंद्र भाई ने कॉलेज में मेरी बहुत मदद की थी, यह कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए जीवन रक्षक हो। जयपुर प्रांत मुस्कुराया, जैसे राहत मिली हो। जैसे ही लोकेश नारायण बाथरूम से आया, जयपुर प्रांत ने जल्दी से अपना भाव बदला और सौरभ यादव को पकड़ लिया। उत्साहपूर्वक सलाह मांगना जारी रखा। निजी कमरे का दरवाज़ा अचानक दोनों तरफ से खुल गया और एक भीड़ कमरे में घुसी। आगे चलते हुए हरीश तिवारी ने लंबे कदमों के साथ सामने आया और कमरे में मौजूद लोगों पर चिल्लाया, श्री हर्षित बंसल आ गए हैं, आइए उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। हरीश तिवारी ने आदरपूर्वक अपने पीछे खड़े व्यक्ति को आगे आने का अनुरोध किया। वह व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ आगे आया। उसके आकर्षक चेहरे से मोहकता झलक रही थी और चलते समय वह एक नेता की तरह आभा लिए हुए था जो निरीक्षण पर हो। ये वाकई हर्षित बंसल था। एक पल में निजी कमरे में इधर उधर बिखरे हुए पुरुष और महिलाएं एक एक करके खड़े हो गए। कई के चेहरों पर उत्साही और गर्मजोशी भरी मुस्कान थी और वे उसकी ओर बढ़े। श्री हर्षित, हर्ष चेयरमैन हर्षित, विभिन्न उपाधियां उभरी, प्रत्येक में गर्मजोशी भरी थी। हर्षित बंसल एक दोस्ताना मुस्कान के साथ प्रत्येक व्यक्ति की ओर सिर हिलाया और सभी का अभिवादन किया।
हर्षित बंसल को देखते ही जयपुर प्रांत की भौहें सिकुड़ गईं, एक हाथ मुट्ठी में बंद हो गया, उस के हाथ की पीठ पर नसें उभर आईं। सौरभ यादव पहले ही खड़ा हो चुका था, केवल जयपुर प्रांत की तेज नज़र से रुक गया। मोटवानी की बंद मुट्ठी को देखकर सौरभ ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अटपटे ढंग से वापस बैठ गया। या हर्षित बंसल ने जयपुर प्रांत को देखा। आखिरकार पूरे निजी कमरे में उनके प्रवेश पर केवल वही व्यक्ति बैठा हुआ था जो वहां दिखाई दे रहा था। यह मोटा आदमी लगता है अपने लिए काफी अच्छा कर रहा है, हर्षित बंसल न ए बुदबुदाया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी उपहास की छाया थी जो केवल सबसे सतर्क व्यक्ति ही देख सकता था। यहां आने से पहले हरीश तिवारी ने उसका वर्णन किया था। जयपुर प्रांत की गाड़ी को देखते हुए उस स्तर की उपलब्धि हर्षित बंसल की नज़रों में वाकई तुच्छ थी। वह व्यक्ति कहाँ है? हर्षित बंसल ने कमरे में नज़र दौड़ाई लेकिन रोहन मल्होत्रा को नहीं पाया। हर्षित बंसल रोहन मल्होत्रा को भूल नहीं सकता था। रोहन मल्होत्रा उसके जीवन में पहला व्यक्ति था जिसने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया था, भले ही उस समय वहां चौथा व्यक्ति मौजूद नहीं था। हर्षित बंसल के दिल में हमेशा के लिए एक अमिट छाया रह गई। वह उस घुटने टेकने को जीव न भर याद रखेगा। हर्षित बंसल की आंखों की गहराई में केवल सबसे सतर्क व्यक्ति द्वारा ही देखी जा सकने वाली नाराजगी की एक झलक थी। इस क्षण कई लोग हर्षित बंसल के आसपास भीड़ लगा रहे थे और जो लोग पास नहीं आए वे ज्यादातर खुद को थोड़ा ऊंचा समझते थे, लेकिन फिर भी दूर से मुस्कुराते रहे। हर्षित बंसल की नज़र आखिरकार एक ठंडे उदासीन चेहरे पर टिक गई। लोकेश नारायण के पीछे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और एक आकृत छोटी ई बाहर निकली। हर्षित बंसल की आंखें सिकुड़ गईं। वहां रोहन मल्होत्रा खड़ा था। उसकी नज़र हर्षित बंसल से हवा में मिली। पिछले सालों की शिकायतें, सालों से पनपी नफरत, वे आखिरकार एक बार फिर से मिले थे। कुछ सेकंड की आंखों की टकराहट के बाद जयपुर प्रांत के हाथ में पहले से ही टेबल से कांच का एस्ट्रे था। रोहन मल्होत्रा के इशारे का इंतजार कर रहा था कि कब कार्रवाई में कूद पड़े। सौरभ यादव ने जयपुर प्रांत को आतंक के साथ आता देखा। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। बाकियों ने भी दोनों पुरुषों के बीच की ताकतवर नज़रों को देखा और नतीजतन अपने मुंह बंद कर लिए। माहौल एक भयानक स्तर तक शांत हो गया। हाहा, रोहन मल्होत्रा बहुत समय बाद ले हर्षित बंसल ने चुप्पी तोड़ी। हंसते हुए रोहन मल्होत्रा की ओर बढ़ा। रोहन मल्होत्रा ने भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडक से भरी थी। चेयरमैन हर्षित, तुम्हारे स्वर्ग तक पहुंचने वाले रिश्तों के साथ बहुत समय बाद मिले। रोहन मल्होत्रा भी उसकी ओर चला। उनकी आपसी दुश्मनी एक समय में व्यापक रूप से जानी जाती थी। निजी कमरे में मौजूद लोग तुरंत तनावग्रस्त हो गए। हरीश तिवारी, जयपुर प्रांत और लोकेश नारायण ने करीब से देखा। संघर्ष का पहला संकेत मिलते ही कार्रवाई के लिए तैयार। सभी की उम्मीदों के विपरीत जब हर्षित बंसल और रोहन मल्होत्रा केवल 2 मीटर की दूरी पर थे, वे एक साथ रुक गए। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। मुझे न ही लगा था कि तुम आओगे, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो मैं वाकई अपने दिल की गहराई से खुश हूँ, हर्षित बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम मेजबान हो मैं भला कैसे नहीं आता, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों पुरुष एक दूसरे की ओर मुस्कुराए, छोटी मोटी बातें करते हुए। फिर भी माहौल अविश्वसनीय रूप से भयानक था। दूर खड़े लोग आपस में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सके। श्री हर्षित, उनके पास उस रोहन मल्होत्रा से ये बात करने के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल, वह रोहन मल्होत्रा नीच है। क्या तुम्हें नहीं पता उसने स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के पैसे हड़प लिए थे? और उसके बगल में उस जयपुर प्रांत को देखो, उसकी आंखें औरत देखते ही चमक उठती हैं। उसने तो लड़कियों के हॉस्टल में जाकर गुंडागर्दी करने की हिम्मत भी की। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, सारे सड़े हुए एक ही झुंड में। अब उन्हें देखो, एक आसमान पर और दूसरा नीचे कीचड़ में, कित ना अंतर। फुसफुसाहट ने हरीश तिवारी की मुस्कान को, जो रोहन मल्होत्रा की ओर देख रही थी, ठंडी तिरस्कार और संतुष्टि की एक छुअन से भर दिया। जितेंद्र मोटवानी गुस्से से पीला पड़ गया। खड़ा होने वाला था, लेकिन एक हाथ ने उसे जोर से दबा दिया। लोकेश नारायण ने हल्के से सिर हिलाया। हर्षित बंसल ने 2 और कदम आगे बढ़ाए, चेहरे पर मुस्कान के साथ, और धीमी आवाज में कहा, उपाध्यक्ष रोहन, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने मशहूर हुई। तने सालों बाद भी वे तुम्हारे कारनामों को स्पष्ट रूप से याद करते हैं। मुझे लगता है कि 10 साल बाद भी तुम हमारे स्कूल के सेलिब्रिटी रहोगे। बधाई हो शायद, लेकिन तुम उस दिन को देखने के लिए शायद मौजूद ना हो। रोहन मल्होत्रा ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ निकालते हुए। हर्षित बंसल का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ जल्दबाजी मत करना। रोहन मल्होत्रा ने उसे उदासीनता से देखा और एक सेल फोन निकाला ताकि नवीनतम टेक्स्ट मैसेज देख सके। सामग्री ने रोहन मल्होत्रा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। हर्षित बंसल का चेहरा बदसूरत होने लगा। प्रभावशाली उपस्थिति के मामले में वह अभी भी इस रोहन मल्होत्रा के लिए कोई मुकाबला नहीं था। इतने सालों बाद भी भले ही वह अब इस नीच से 1000 गुना बेहतर कर रहा था, इसने हर्षित बंसल को असहज और गुस्से में महसूस कराया। सालों पहले यह वह था जिसने रोहन मल्होत्रा के साथ क्रूरता से विश्वासघात किया था, लेकिन हर बार जब वह विजयी महसूस करता, उसे वह दृश्य याद आता जहां उसने जंगल में घुटने टेके थे। उसने रोहन मल्होत्रा से यहाँ तक
कि जितेंद्र मोटवानी जैसे तुच्छ लोगों से भी दया की भीख मांगी थी। यह अपमान उसके आनंद के क्षणों के साथ हमेशा हर्षित बंसल पर एक साथ हमला करता था। इन वर्षों में वह भूल नहीं पाया था, इसलिए उसने इस सहपाठी पुनर्मिलन का आयोजन किया। किसी भी तरह से वह रोहन मल्होत्रा को यहाँ बुलाना चाहता था। इस बार वह रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से कुचल देना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन मल्होत्रा के एक छोटे से ही इशारे से वह संतुलन खो देगा। हर्षित बंसल का चेहरा गहरा पड़ गया क्योंकि उसने अपना दिखावा छोड़ना शुरू कर दिया। रोहन मल्होत्रा, इन सभी वर्षों में तुम मेरे लिए एक कांटा रहे हो। उस समय का वह घुटने टेकना तुम्हें अर्ण से मुझे वापस करना होगा, और वह भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से। हर्षित बंसल फिर से पास आया, अपनी आवाज़ धीमी करके, और रोहन मल्होत्रा से क्रूरता से बोला। उसकी आंखें बेहद तेज थीं। रोहन मल्होत्रा ने हर्षित बंसल को देखा, भी धीमी आवाज़ में। जिस तरह से तुमने उस समय घुटने टेके थे वह काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मानक। लेकिन मुझे कुछ भूल सा गया है। शायद अगर तुम इसे फिर से दिखाओ तो मुझे याद आ जाए। ये देखते हैं, हर्षित बंसल ने अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए कहा। बोलने के बाद हर्षित बंसल को कुछ याद आया और उसने एक गहरी हंसी छोड़ी। वास्तव में एक रहस्य है जो मैं लंबे समय से तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। रोहन मल्होत्रा ने अपनी भौं हल्के से उठाए। क्या तुम्हें पता है कि तुम उस समय वह ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर पाए थे? रोहन मल्होत्रा की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उस समय ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को रोक लिया गया था। ये जितेंद्र मोटवानी था जिसने उसके लिए हस्तक्षेप करके इसे वापस लिया था। ये कैसे लिया गया जितेंद्र मोटवानी ने नहीं बताया, और रोहन मल्होत्रा ने कभी नहीं पूछा। लेकिन अब सोचने पर इसमें एक बड़ी समस्या थी। रोहन मल्होत्रा ने हर्षित बंसल को गौर से देखा। ये भाव हर्षित बंसल को संतुष्टि का एहसास कराता था। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, उस समय उस मोटे मूर्ख ने, जब कोई नहीं देख रहा था, तब तुम्हारा सर्टिफिकेट चुरा लिया, इसे अपना बताकर बाहर निकाला। तुम्हें देने के बाद तुम स्कूल छोड़कर चले गए और कोई तुमसे संपर्क नहीं कर सका। बाद में उसकी भी सजा हुई थी, तुम्हें यह नहीं पता था, है ना? जितेंद्र मोटवानी वह था आज जिसके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों को रद्द कर दिया गया था। कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया। इसके अलावा उस समय उसने मुझे तुम्हें छोड़ देने की विनती की थी। उसने जो घुटने टेके तुमने नहीं देखा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग गवाह थे। हर्षित बंसल के शब्दों ने रोहन मल्होत्रा को स्तब्ध कर दिया। उसने हमेशा सोचा था कि वह सबसे दयनीय था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जयपुर प्रांत ने उससे कहीं ज्यादा सहन किया था, और जयपुर प्रांत ने इसके बारे में उसे एक शब्द भी नहीं बताया था। रोहन मल्होत्रा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखें बेहद भयानक हो गईं। हर्षित बंसल ने ठंडी हंसी छोड़ी और मौका लेते हुए पीछे हट गया, रोहन मल्होत्रा से दूरी बढ़ा ली। जब तक रोहन मल्होत्रा होश में आया, हर्षित बंसल पहले ही भीड़ में वापस लौट चुका था। चेहरे पर मुस्कान लिए, उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव लिए, रोहन मल्होत्रा को देख रहा था। बिना एक शब्द कहे रोहन मल्होत्रा मुड़ा और वापस जितेंद्र मोटवानी के सामने बैठ गया, जहां जयपुर प्रांत और अन्य लोग थे। रोहन, हर्षित बंसल ने तुमसे क्या कहा? जयपुर प्रांत ने पूछा रोहन मल्होत्रा का बदसूरत चेहरा देखकर। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए चुप रहा, फिर जयपुर प्रांत को एक मुस्कान दी। उसने कुछ नहीं कहा। जयपुर प्रांत को रोहन मल्होत्रा के शब्दों पर शक करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन लोकेश नारायण ने रोहन मल्होत्रा को गहरी नज़र से देखा। जब भी तुम कार्रवाई करना चाहो, बस एक शब्द कहो, मैं तैयार हूं। जयपुर प्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा को वह कांच का एस्ट्रे दिखाते हुए जो वह अपने हाथ में पकड़े हुए था। रोहन मल्होत्रा ने उसकी ओर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। धैर्य रखो, सबसे अच्छा अभी बाकी है। रोहन मल्होत्रा ने फुसफुसाया। इस बार मुझे लगता है कि मूलधन के साथ ब्याज भी काफ़ी नहीं होगा। रोहन मल्होत्रा की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन ये बर्फीली गुफा की ठंडी हवा से भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली थी। सौरभ यादव खुद को सहने से रोक नहीं सका, उसका रंग थोड़ा असहज हो गया। भाई रोहन, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? सौरभ यादव ने संकोच के साथ पूछा। रोहन मल्होत्रा ने उसे शांति से देखा और उदासीनता से मुस्कुराया, बिना एक शब्द कहे। सौरभ यादव को अटपटा लगा और उसे बात छोड़नी पड़ी। मोती टावर की रसोई में चेतन छोटी इशरा सीधे जिम्मेदार शेफ के पास गया। नवमंडल कक्ष के लिए खाना तैयार है? चेतन मिश्रा ने पूछा। सब तैयार है और किसी भी समय परोसा जा सकता है, शेफ ने आदरपूर्वक जवाब दिया। मुझे देखने दो। शेफ के मार्गदर्शन में चेतन मिश्रा ने व्यंजनों का निरीक्षण किया, हल्के से भौहें चढ़ा लीं। मालिक ने कई बार दोहराया था कि रोहन मल्होत्रा का आना उनके अपने आने जैसा है। यह उनकी पहली बार थी और उन्हें बहुत सम्मान देना था। इन्हें अब मत परोसो, लग्जरी स्वीट मानक का उपयोग करो, चेतन मिश्रा ने निर्देश दिया। लग्जरी स्वीट मानक? शेफ हैरान था, लेकिन कीमत का अंतर बहुत बड़ा है। केवल व्यंजन ही स्टैंडर्ड स्वीट के सभी खर्चों को कवर करने के लिए काफी हैं ये। चेतन मिश्रा ने शेफ की ओर ठंडी नजर डाली। शेफ तुरंत सिकुड़ गया और उसने सिर झुका लिया। अब इसे तैयार करो और मुझे 1 मिनट की देरी नहीं चाहिए, वरना तुम जानते हो परिणाम। चेतन मिश्रा ने ये शब्द पढ़े और चला गया।
शेफ अपने माथे से पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। यह महाप्रबंधक वाकई निरंकुश था, अक्सर असहमति के बाद बेहद भयानक सजाएं देता था, हालांकि पुरस्कारों के मामले में ये भी अत्यधिक उदार था। मोती टावर का दायु बाहरी लोगों द्वारा भयानक माना जाता था, कई लोग वहां घुसने के लिए बेताब थे लेकिन नहीं कर पाते थे। अंदर वाले लोग बाहर निकलने से बचने के लिए दांतों तले उंगली दबाकर लड़ते थे। शेफ ने कार्य में लापरवाही नहीं बरती और जल्दी से अपने अधीनस्थों को एक साथ काम शुरू करने का इशारा किया। ज़रूरत पड़ने पर अन्य लग्जरी स्वीट्स के लिए आरक्षित सामग्री का अस्थायी उपयोग भी किया। नवमंडल कक्ष के अंदर 40 लोग और के लिए पर्याप्त एक गोल मेज सजा दी गई थी जिसमें सभी लोग बैठे थे। अन्य स्टार रेटेड होटलों में 20 लोगों की मेज पहले से ही काफ़ी बड़ी होती थी। इतनी शानदार बड़ी मेज शायद केवल यहाँ उपलब्ध थी। हर्षित बम सल और रोहन मल्होत्रा ने अपनी अपनी जगह ली एक दूसरे के सामने। ज्यादातर लोग हर्षित बंसल के करीब होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, रोहन मल्होत्रा से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे गलती से उसके पास बैठ गए तो वे अपनी कुर्सियां सरका कर अंतर छोड़ देते, ये दिखाते हुए कि वे हर्षित बंसल के पक्ष में हैं और रोहन मल्होत्रा के साथ नहीं। केवल जयपुर प्रांत लोकेश नारायण और सौरभ यादव, जो जयपुर प्रांत के बगल में बैठा था, रोहन मल्होत्रा के पक्ष में थे। हरीश तिवारी हर्षित बंसल के बगल में खड़ा था, उसका चेहरा सफलता से दमक रहा था, उत्साहपूर्वक बोल रहा था। इस पुनर्मिलन के लिए हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए वाकई उस व्यक्ति को जिसके हम सबसे ज्यादा आभारी हैं, हमारे अपने श्री हर्षित बंसल, जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन भी हैं। हरीश तिवारी का उत्साह उमड़ रहा था। श्री हर्षित अपने कॉलेज के दिनों में असाधारण थे, पुरुषों में सच्चे नायक, ये सभी जानते हैं, इसलिए मैं उन्हें और परिचय नहीं दूंगा। हाँ भाई, हर्षित उत्कृष्ट हैं, प्रतिभाशाली और हमेशा से हमारे आदर्श रहे हैं। मुझे चेयरमैन हर्षित पर इतना क्रश था, बस ये कि उन्होंने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। इसने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया। पूरे विभाग में नहीं, पूरे स्कूल में मुझे डर है कि कोई पुरुष भाई हर्षित का मुकाबला नहीं कर सकता। पुरुष और महिलाएं एक समान, लगभग पूजा की हद तक चापलूसी कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा शांति से देख रहा था, जबकि जयपुर प्रांत ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी और लोकेश नारायण ने कुछ नहीं कहा। हरीश तिवारी ने अपने आसपास का जायजा लिया। रोहन मल्होत्रा और उसके समूह की ओर एक नज़र डाली, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। अगला मैं सभी को श्री हर्षित की हाल की शानदार उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, हरीश तिवारी ने गर्व के साथ कहा। दूर की बातें और दे, सिर्फ इस महीने श्री हर्षित ने अपनी कंपनी के लिए शहर की बड़ी कंपनियों के साथ कई करोड़ रुपए के सौदे हासिल किए, जिसमें आकाश समूह भी शामिल है। कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, एक महीने में 2 करोड़ रुपए के सौदे। सभी ने आश्चर्य में सांस ली। हर्षित बंसल ने मुस्कान पहनी थी, उसका भाव अत्यंत गर्वित था। रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसे इस खबर का पता कल ही रक्तकमल के जरिए चला था। देवियों और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि श्री हर्षित ने इस महीने कितनी कमीशन कमाई? हरीश तिवारी ने भीड़ की ओर देखा। उसके आसपास निगलने की आवाज़ों का कोरस था। मुझे लगता है कि जयपुर को पता होगा, क्योंकि श्री हर्षित ने एक महीने में जितना पैसा कमाया वह उसे 2 गाड़ियां खरीदने के लिए काफ़ी है। जयपुर ने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए कितने साल बचत की थी? कई साल। हरीश तिवारी ने जोर से हंसा, उनके आसपास से हंसी फूट पड़ी। जयपुर का चेहरा हरा पड़ गया। ये कुछ भी नहीं है, कल ही श्री हर्षित को एक नहीं बल्कि 2 बड़ी खुशखबरियां मिली, हरीश तिवारी ने उत्साह से चिल्लाया। क्या खुशखबरी? भीड़ की आंखें चमक उठी, सोच रही थी कि 2 करोड़ रुपये के सौदे हासिल करने से ज्यादा प्रभावशाली क्या हो सकता है। पहली कल दोपहर को सेंट्री निर्माण के मालिक विनय गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके अपनी सहमति जताई कि वे श्री हर्षित के पार्टनर योजना को स्वीकार करेंगे, जिससे उनकी निजी कंपनी को निवेश करने की अनुमति मिलेगी, और उसी शाम उन्होंने एक इरादे का पत्र साइन किया। हरीश तिवारी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। एक कंपनी के उपमहाप्रबंधक होने के अलावा हर्षित बंसल की एक काफ़ी लाभदायक निजी कंपनी भी थी। सेंट्री निर्माण, ये तो एक विशाल कंपनी है, सुना है यह एक बड़े समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल। शहर सरकार के अधिकारी अक्सर निरीक्षण के लिए आते हैं। भीड़ में उत्साहपूर्ण चर्चा छिड़ गई, यहाँ तक कि रोहन मल्होत्रा भी भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। कल ही उसे पता चला था कि हर्षित बंसल कई बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनर योजना के लिए बातचीत कर रहा था, जिसमें सेंट्री निर्माण भी शामिल था। वह भी हैरान था। ये हर्षित बंसल, उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। हालांकि कंपनी ने श्री हर्षित की निजी कंपनी के 2 गुने बड़े मूल्यांकन की मांग की थी ताकि निवेश हो सके। हरीश तिवारी ने जारी रखा। भीड़ ने बड़ी कंपनी की सख्त मांगों पर आश्चर्य जताया, इसलिए श्री हर्षित ने उसी दिन इंद्रपुर सिटी बैंक से मोर्टगेज लोन का प्रस्ताव रखा और बैंक अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गुप्ता के साथ चर्चा की। असाधारण उपचार के लिए बातचीत की। मौजूद लोगों ने तेजी से सांस ली। सौरभ यादव की आंखों में एक चमक दिखाई दी। क्या ये सफल रहा? किसी ने घबराहट से पूछा। हरीश तिवारी की मुस्कान खिल उठी। बेशक ये सफल रहा। क्या आप जानते हैं कि श्री हर्षित कौन है? हरीश तिवारी ने गर्व से घोषणा की। ये दूसरी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन एक दिन में इरादे का पत्र साइन करना और लोन प्राप्त करना कब
या यह संभव है? किसी ने सवाल उठाया। असाधारण उपचार क्या? इसका मतलब वाकई एक दिन में लोन मिलना हो सकता है? हरीश तिवारी ने उस व्यक्ति को देखा और तिरस्कार भरी हंसी हंसी। श्री हर्षित के बहुत सारे दोस्त हैं क्या? अल्पकालिक धन उधार लेना कोई समस्या है? एक बार बैंक लोन दे दे तो आप बस उधार लिया हुआ पैसा चुका देते हैं, बस इतना ही है। थोड़ी राशि उधार लेना बेशक कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ी पूंजी के लिए हर्षित बंसल ने जरूर सामाजिक पूंजी से उधार लिया होगा, उच्च ब्याज वाले लोन। प्रभावशाली श्री हर्षित को बधाई हो। धन कमाने के लिए उनके आसपास की भीड़ गूंज उठी। हर्षित बंसल अपनी महिमा में बेजोड़ था। रोहन मल्होत्रा पर गर्व से हंस रहा था। देखा रोहन मल्होत्रा, यह है हर्षित बंसल की ताकत। एक ही दिन में वित्त, राजनीति और व्यवसाय मेरे लिए हरी बत्ती जलाते हैं। क्या तुम रोहन मल्होत्रा ऐसा कर सकते हो? तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।